तो यार आज के पॉडकास्ट में हम लोग 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एकदम डिटेल में एनालाइज करेंगे हर टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैसे दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को धोया है अपने घर पे, एंड हाउ ऑल ऑफ अ सडन इट इज गेटिंग एविडेंटली क्लियर दैट मुंबई विल प्रॉब्ली नॉट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, वेयरएज दिल्ली एकदम से एक आउटसाइड चांस बना रही है अपना क्वालिफाई करने के लिए। देन विल मूव टू एलएसजी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। इस मैच में कैसे राजस्थान रॉयल्स ने डिस्पाइट चेजिंग एक बहुत ही बढ़िया चेस थैंक्स टू सैमसन फिनिश करके दिखाई, प्लेऑफ्स में वर्चुअली क्वालिफाई कर ही गए हैं एंड एलएसजी को एक टफ स्पॉट में डाल दिया है। देन हम लोग संडे के मैचेस की बात करेंगे। सबसे पहले गुजरात टाइटंस वर्सेस आरसीबी, कैसे विल जैक्स ने आउट ऑफ नोवेयर गेम को इतनी जल्दी खत्म कर दिया, गुजरात टाइटंस के भी चांसेस को वर्चुअली किल ही कर दिया है। एंड विराट कोहली ने काफ़ी शॉट्स फायर करे हैं कॉमेंटेटर्स पे फॉर हिज स्ट्राइक रेट कॉमेंट्स। एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीएसके वर्सेस एसआरएच के मैच की, कैसे चेन्नई ने अपने घर पे अपना 100% विन रिकॉर्ड मेंटेन करा एसआरएच के अगेंस्ट पे। काइंड ऑफ उनकी एरोगेंस को तोड़ा है थोड़ा बहुत, मतलब अगर उनकी बैटिंग की बात करी जाए विच वर बोस्टिंग ऑफ स्कोर्स लाइक 300, वो 134 पे ऑल आउट करना इट्स नॉट अ जोक। एंड देन ऑफकोर्स लास्टली केकेआर वर्सेस डीसी, इस मैच का भी प्रीव्यू करेंगे डिटेल में जो कि आज शाम को होना है। कौन जीत सकता है, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्या की बैटल्स होंगे, सब अच्छे से बात करेंगे। So let's begin. तो we'll start with मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। देखो इस मैच में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो स्टार्टिंग से हमें दिख रहा था, स्पेशली फॉर मी टैक्टिकली स्पीकिंग, और इस पॉइंट का ना काफ़ी हद तक इम्पैक्ट आएगा जब हम इस पॉडकास्ट के लास्ट में केकेआर वर्सेस डीसी का प्रीव्यू करेंगे, कि यार टॉस होता है, ठीक है, मुंबई टॉस जीतती है और वो बोलती है कि हमें बॉलिंग करनी है। हार्दिक पांड्या कहता है हमें चेस करना है, इस ग्राउंड पे काफ़ी हाई स्कोर्स बनते हुए आ रहे हैं, डे मैच है तो मतलब सेकेंड इनिंग्स की एंड में रात भी हो जाएगी, फ्लड लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी, ड्यू पड़ने का भी असर रहेगा, एंड इट मेड एवरी सेंस कि आप टॉस जीत के चेस करो। बट ऋषभ पंत कहता है भाई हमें वैसे भी बैटिंग ही करनी थी पहले। एंड दिस रिप्रेजेंट्स टू वेरी स्टार्क अप्रोचेस इन दिस आईपीएल, जो कि आई वुड से इस आईपीएल से ही निकल के आए हैं कि T20 क्रिकेट को अप्रोच कैसे करा जाए। देखो आजकल मोर और लेस, मोर ऑफन देन नॉट, जो पिच पे हम लोग खेल रहे हैं T20 मैचेस में, वो हमेशा हाई स्कोरिंग बैटिंग फ्रेंडली विकेट ही निकल के आ रही है। इस पर तो सब अग्री कर सकते हैं। तो अब इस हाई स्कोरिंग विकेट पे दो अप्रोचेज हैं मैचेस को जीतने के। एक है कि आप टॉस जीत के चेस करो, विच इज जो कि मतलब सदियों से चलता हुआ आ रहा है, जब से T20 क्रिकेट चलता हुआ आ रहा है, कि आप लॉजिकली टॉस जीत के चेस ही करना चाहते हो। छोटे ओवर्स हैं तो टारगेट आपको पता है कितने ओवर्स में कितने रन मारने हैं, ड्यू फैक्टर आ सकता है, बारिश हो गई तो भी सेकंड इनिंग्स में फ़ायदा होगा, हमेशा लोग चेज ही करना चाहते थे। अभी एक नया अप्रोच पता क्या निकल के आया है, बिकॉज वी आर सीइंग द पोटेंशियल ऑफ स्कोरिंग एब्सर्डली हाई नंबर्स, कि मतलब 250 तो मजाक ही हो गया। इसके चलते हुए ना अब टीम्स एक नया अप्रोच भी आजमा रही हैं जहाँ पे वो टॉस जीत के बैटिंग करना भी माइंड ही नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर पहले बैटिंग करके एक ऐसा टारगेट खड़ा कर दो जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है चेस करना, तो लिटरली जब दूसरी टीम चेस कर रही होगी ना, एवरी सिंगल डॉट बॉल विल एड सो मच प्रेशर दैट इट विल वर्चुअली बिकम इम्पॉसिबल टू चेस द टारगेट। इसके कई सारे मतलब ये हमेशा फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी तो है नहीं, क्योंकि इसमें हमने देखा केकेआर ने भी ये चीज़ करी थी पहले बैटिंग करके, लेकिन फिर भी वो हारे हैं। अभी यू वुड से कि आरसीबी ने जो है उनके अगेंस्ट पहले बैटिंग करी, एसआरएच के अगेंस्ट पहले बैटिंग करी, तो वो जीत गया डिस्पाइट एसआरएच वांटिंग टू चेस। सेम चीज़ अभी सीएसके वाले मैच में भी हुई है। तो कई टीम्स चेस करना चाहती हैं तब भी हार जाती हैं, और कई टीम्स पहले बैटिंग करना चाहती हैं या फिर ना चाहते हुए बैटिंग करें तो भी हार जाती हैं। तो कोई भी चीज़ 100% सक्सेस रेट के साथ नहीं आती है। बट ये दो स्ट्रैटेजीज मुझे एविडेंट लग रही हैं ऑफ लेट। रिगार्डलेस अगर हम लोग चेंजेस की बात करें, ठीक है, तो क्वेटजी भाई साहब को कोई स्टमक बग हो गया था, पेट वेट खराब था उनका, तो लूक वुड आ गए थे एंड इट डिड नॉट पे ऑफ। क्लियरली सबको पता ही है कितनी पिटाई हुई है लूक वुड की। बट अगर हम लोग डीसी की बात करें, बड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस थे। पृथ्वी शॉ को आउट कर दिया भाई। पृथ्वी शॉ पहले स्टार्टिंग में नहीं खेल रहा था, फिर कुछ मैचेस खेला, दोबारा बाहर निकाल दिया। तो उसका फ्यूचर क्या होने वाला है एग्जैक्टली, स्पेशली अगर अगले साल मेगा ऑक्शन होता है, देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। नोकिया को भी निकाल दिया जाता है। दिस वाज समथिंग दैट आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ दिस आईपीएल, कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब नोकिया को बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसको लास्ट ईयर इतना मिस करा गया था। लिजार्ड विलियम्स आते हैं, उन्होंने बहुत इंप्रेस करा मुझे, उनकी बात करेंगे। एंड कुमार कुशागर को फाइनली टीम में लिया गया था। ठीक है, फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं। जब पावर प्ले आता है, 92 फॉर नो लॉस इन द पावर प्ले, एंड इसमें से 78 रन थे मैकगर्क के। मैकगर्क वॉज ऑन द वर्ज ऑफ स्कोरिंग पोटेंशियली द फास्टेस्ट 100 इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल।
क्रिस गेल का 30 बॉल का जो रिकॉर्ड था उसको वो टाई कर सकता था अगर वो 3 छक्के मार देता तो। एंड कोई बड़ी बात नहीं, 3 छक्के बोलने में मुझे पता है बहुत बड़ी बात लगती है, बट जिस तरीके से वो खेल रहा था यू ऑल वुड अग्री कि इट वॉज वेरी मच पॉसिबल। मैकगर्क ने जो बैटिंग करी है ना पावर प्ले में, स्पेशली अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ मुंबई इंडियंस जहाँ पे बुमराह जैसे बॉलर्स भी हैं, नुवान थोसारा हैज़ डिसअपॉइंटेड, आई एग्री, बट वो जो एक्शन है उसका स्लिंगी एक्शन, इट इज़ नॉट नेचुरल फॉर अ बैट्समैन टू फेस अ बॉलर विद दैट सॉर्ट ऑफ अ स्लिंग। तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो क्रिएट करता है, पोटेंशियल अनसर्टेनिटी तो क्रिएट करती है। ऐसे बॉलर्स के खिलाफ इतनी तगड़ी बैटिंग करना कि आप फ्रंट फुट क्लियर कर करके छक्के मारे जा रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल इनिंग्स। एटलीस्ट पावर प्ले की अगर हम बात करें, एक वो ट्रैविस हेड की इनिंग्स याद आती है जब वो 125 रन लोगों ने मार दिए थे, एंड ये टॉप 3 टॉप 4 में ये वाली इनिंग्स भी आएगी। आई थिंक यू ऑल वुड अग्री विद दैट एज वेल। बट एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ थी यहाँ पे, पोरेल जो कि ओपनिंग कर रहे थे आज, उन्होंने 13 बॉलों पे 11 रन बनाए थे। भाई ये क्या टेस्ट मैच चल रहा है दूसरे एंड से। एंड नाउ यू वंडर कि अगर पोरेल ने भी उन 11 बॉलों पे 20-25 रन बनाए होते या फिर और इंटेंट दिखाया होता तो दिल्ली वुड हैव कम रियली क्लोज टू SRH's रिकॉर्ड ऑफ 125 runs in the first 6 overs. But Abhishek Porel is not working for me. I don't know why he is playing every game. मतलब मुझे I'd rather have Prithvi Shaw. एटलीस्ट वो टाइम तो वेस्ट नहीं करेगा ऐसे। एंड आज के टाइम पे वी ऑल नो कि द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड और उसके हिसाब से आप कितना आउटपुट दे रहे हो, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्टेइंग टिल द एंड, 20 ओवर तक खेलना। ये विराट कोहली के ऊपर भी यही क्रिटिसिज्म इतने टाइम से आ रहा है जिसको उसने कवर किया है, उसको भी हम लोग इसी पॉडकास्ट में आगे बात करेंगे। बट आई थिंक अभिषेक पोरेल डिड नॉट वर्क फॉर मी एज एन ओपनर। हर बॉलर की पिटाई हुई है, सिर्फ जो सेकेंड ओवर था बुमराह का वो अच्छा गया था। बुमराह के भी दोनों ओवर अच्छे नहीं थे, सिर्फ सेकंड ओवर अच्छा था। बट देन जब 10 ओवर खत्म होते हैं, मूविंग वेरी क्विकली देयर, 128 रन बन गए थे एंड 2 विकेट गिर जाते हैं। ये 6 से 10 ओवर के फेस में 2 विकेट गिर जाते हैं। चावला जो है वो मैकगर्क को आउट कर देते हैं, नाबी जो है वो पोरेल को आउट कर देते हैं। पोरेल प्रॉब्ली रियलाइज कि भाई वो टेस्ट मैच खेल रहा है वहाँ पे, तो वो एक सबकॉन्शियस अर्ज होती है कि मैं स्टेप आउट करके फिर एक शॉट मारूँ, रिलीज शॉट खेलूँ, उसी में स्टंप हो गया भाई साहब। सिर्फ 36 रन आते हैं यहाँ पे। अब 36 रन अगर आप 4 ओवर में मार रहे हो तो कहने को तो 9 रन पर ओवर है, बट अगर आपने पिछले के 6 ओवर में 90 से ज़्यादा रन मारे हुए हैं, विच इज़ मोर देन 15 रन एन ओवर, तब फिर आपको लगता है ना कहीं ना कहीं कि यार थोड़ा कम तो नहीं हो रही है रन रेट। एंड डीसी ने ये चीज़ पहले भी दिखाई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई सारी टीम्स ने ये पैटर्न दिखाया है जहाँ पे वो टेक ऑफ बड़ा अच्छा करते हैं, फिर मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा स्लो पड़ जाते हैं। हमने केकेआर के साथ भी ये चीज़ होते हुए देखी है। बट देन जब 15 ओवर हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 62 रन और ऐड होते हैं 10 से 15 ओवर के बीच में, रीगेन कर लेते हैं मोमेंटम ये लोग। और क्यों होता है? बिकॉज शाई होप जो आते हैं ना वो बहुत अच्छा एक्सेलरेट करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पंत उस टाइम पे दूसरे एंड पे थे और वो थोड़ा स्लो खेल रहे थे। इट वॉज शाई होप हु वॉज टेकिंग द मोमेंटम फॉरवर्ड। और उसके बाद शाई होप जो है लुकवुड पे आउट हो जाते हैं, बट देन वी सी अ रोल रिवर्सल। अब शाई होप जो कि एक्सेलरेट कर रहे थे वो आउट हो गए, तो अब ऋषभ पंत एक्सेलरेटर बन गए। एंड मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, स्पेशली आज का जो ये पॉडकास्ट है ना, दिस इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट हाउ एवरीबडी इज मेकिंग देयर केस फॉर द वर्ल्ड कप। ये एक रियलिटी है। हर बंदे ने, चाहे ऋषभ पंत कह लो, चाहे केएल राहुल कह लो, संजू सैमसन कह लो, ये विकेट कीपिंग स्लॉट में तो बहुत ज़्यादा वो चल रहा है भाई कि कौन, मतलब हर बंदा लिटरली हर मैच के बाद जो है ऑरेंज कैप की लिस्ट में आ जाता है टॉप 3 में। इतना ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। एंड ऋषभ पंत के फेवर में ये केस बनेगा। Firstly, he is batting somewhere around the position that he will be taking up in the World Cup as well, if at all he plays. And जो वो duality of roles दिखा रहा है in the same innings, कि आपने एक एंकर का भी रोल प्ले करा और फिर जब जरूरत पड़ी तो आप अग्रेसर भी बन गए। एंड ओवरऑल आपकी स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि स्ट्राइक रेट कुछ कम है। तो आई थिंक ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है ऋषभ पंत के लिए फॉर श्योर। 15वें ओवर तक ना पीयूष चावला ने अपने 4 ओवर खत्म कर दिए थे एंड 36 रन दिए, विच इज़ वेरी गुड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस गेम। और एक विकेट भी लिया था, स्पेशली बीइंग अ लेग स्पिनर। मुझे लगता है कि बहुत ही अंडररेटेड परफॉर्मेंस थी पीयूष चावला की यहाँ पे। मुंबई इंडियंस हार गए तो इतना कोई नोटिस करेगा भी नहीं इस चीज़ को, बट आखिरी के 5 ओवर में 67 रन और आते हैं। दैट वॉज ऑल्सो क्रेजी, ऑल्दो वी हैव सीन मोर रन बीइंग स्कोर्ड, विच इज़ वाई 67 रन ऑल्दो इट इज़ ऑलमोस्ट 14 रन एन ओवर। ये भी थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो हाँ देखा हुआ है, इस साल आईपीएल में रन ही इतना ज़्यादा बन रहा है। ये मतलब दिस इज अ नेगेटिव फॉर द आईपीएल, आई वुड बिलीव। इसमें क्या होता है ना, नुवान थोसारा ने, देखो ऑन स्टैट्स ऑन पेपर पिटाई तो बहुत हुई है नुवान थोसारा की, ठीक है, बट मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस इनिंग में डेथ ओवर्स में उसने थोड़ा प्रॉमिस तो मुझे दिखाया था। आई हैव नो रीज़न टू बैक हिम और सपोर्ट हिम, बट मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिकली
सीइंग हाउ ही बोल्ड, उस टाइम पे यार वो स्टब्स वगैरह जो है वो बैठ के पता नहीं पीछे रिवर्स स्वीप मारे जा रहे थे, अब नॉर्मल शॉट्स खेल रहे थे, तो किसी की भी पिटाई हो जाती। बुमराह का भी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आई थिंक गेम्स रहा है, अभी उसकी भी बात करेंगे। बट थुसारा, एक तो मेरा एक्सपीरियंस है नहीं कुछ, दूसरा ही मैच था, थोड़ा उसको पॉलिश करा जाए ना तो आई थिंक ही कैन शो सम प्रॉमिस। ही इज फार बिलो पथिराना राइट नाउ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है कोई, बट ही कैन ऑलवेज स्ट्राइव टू बी दैट लेवल। रिगार्डलेस हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ट्रिस्टन स्टब्स जो कि इवेंचुअली एक्सेलरेट करने लग जाते हैं, इनिशियली बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहे थे। आई रिमेंबर हाउ उसके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ 10-15 बॉलों पे 10-15 रन ही थे, पंती संभाल रहा था एक साइड से, एंड वो थोड़ा वियर्ड था देखने के लिए, बिकॉज स्टब्स ने ना फिनिश बहुत अच्छा कर दिया, तो कोई इस फेज की बात नहीं करेगा। स्टब्स ने स्टार्ट बहुत स्लो किया था, एंड इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज देयर बैटिंग एट ऑल, वैसे तो जरूरत है नहीं 250 रन बनाए, तो दिस इज समथिंग दैट दे कुड लर्न, कि मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी इतने विकेट्स इन हैंड हैं और आधे से ज़्यादा इनिंग्स खत्म हो चुकी है, तो यू कैन अफोर्ड टू go all out from the first delivery itself. Regardless, he makes up for it, because उसके बाद जो उसने बैठ के शॉट्स मारे हर किसी को, मतलब एक फ्रेजर मैकगर्क और फिर एक ट्रिस्टन स्टब्स, ये दोनों फॉरनर्स इतना ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं ना दिल्ली के लिए, दैट ऑल ऑफ अ सडन दिल्ली इतनी थ्रेटनिंग टीम लग रही है कि पूछो ही मत। बुमराह ने, आई थिंक ही वाज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स आउट देयर, एंड दिस हैज़ बीन द केस थ्रू आउट दिस IPL की मुंबई इंडियंस मैचेस हारे जा रही है, रन्स पिटवाए जा रही है, एंड फिर भी हम देखते हैं कि बुमराह की इकोनॉमी 9-10 से ऊपर कभी जाती ही नहीं है भाई, और विकेट जो लेता है सो अलग। सो आई थिंक इन दोनों को, चावला एंड बुमराह को, तो मैं यहाँ पे पूरे नंबर दूंगा। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू कंट्रोल DC, बट बाकी बॉलर्स ने बहुत रन लीक कराए। लूक वुड हो गया, अपना थुसारा हो गया, इन लोगों ने दे कुड नॉट रियली क्रिएट एन इम्पैक्ट दैट वाज नीडेड। रिगार्डलेस, जब हम सेकंड इनिंग्स पे आते हैं, यहाँ पे ना DC ने जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मुंबई की बैटिंग की, विच इज़ टू गिव अ ग्रेट स्टार्ट इन द पावर प्ले, वही तोड़ दी। रोहित शर्मा को जो है, ही नेवर गॉट गोइंग। लिजार्ड विलियम्स ने तो एक बाउंसर मारी थी, रोहित शर्मा ने अपना मुंह हटा लिया था डर के मारे, इतनी तेज बॉल थी वो। आई थिंक लिजार्ड विलियम्स ने ऑन पेपर चाहे स्टार्ट जितने एक्स्ट्रॉर्डिनरी ना हो, पर मुझे इंप्रेस जरूर करा लिजार्ड विलियम्स से। पहला मैच था, प्रॉमिसिंग लग रहा था सीजन में मुझे। रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं मिड ऑफ पे शॉट खेलते हुए। सेम जो है अपना ईशान किशन एंड सूर्य कुमार यादव, तीनों स्लो डिलीवरीज पे आउट हो जाते हैं। एंड ये 3 विकेट जो आपके गिर गए, आपके 3 मेन बैट्समैन गिर गए, तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना सीन। फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तिलक वर्मा, अपना हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, ये सब आके आपको, जो कि इतने फॉर्म में नहीं है, आई वुड स्टिल से कि तिलक वर्मा ने तो फिर भी प्रॉमिस दिखाया, बट द रेस्ट ऑफ द गाइज हैव नॉट बीन इन ग्रेट फॉर्म। एंड अगर आप 250 चेस करना चाहते हो, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी फीट। आई नो IPL में इससे हमने बहुत बार देख लिया है, बट इट इज़ नेवर ईजी। तो टॉप 3 में से एक बंदे को तो चलना ही चाहिए था, एंड यू कुड आर्ग्यू कि शायद मुंबई इसी की वजह से हारी है, बिकॉज अल्टीमेटली जो मार्जिन था वो बहुत कम हो गया था लॉस का। अगर पावर प्ले में किसी एक ओपनर ने थोड़े रन ज़्यादा बना दिए होते, क्या मुंबई जीत गई होती, यू कुड वंडर। रिगार्डलेस, यहाँ पे अगर हम लोग बॉलर्स की बात करें, खलील ने 3 ओवर डाले। पहले 2 ओवर के बाद पंत के पास कोई मतलब पूरा सेंस था बोलने का कि यार तीसरा ओवर देने की ज़रूरत नहीं है अभी, बट ही स्टक टू खलील अहमद, उसको तीसरा ओवर दिया, एंड उसी ओवर में सूर्य कुमार यादव आउट हो गया। तो आई थिंक यहाँ पे एक डिसीजन ऐसा था, टैक्टिकल डिसीजन, जिसको अगर गलत जाता तो क्रिटिसिज्म मिलता पंत को, अब सही गया तो उसको तारीफ भी करनी चाहिए। सो दैट वाज आल्सो नाइस टू सी। जब 10 ओवर खत्म होते हैं, अब 6 से 10 ओवर के फेस के बीच में ना कोई भी विकेट नहीं गिरते। हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा अपनी इनिंग्स को रीबिल्ड करना शुरू करते हैं, एंड कुलदीप और अक्षर पटेल, ये जो उनके स्टैंड आउट बॉलर्स रहे, उनकी पिटाई करते हैं। ये बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे। 50 रन बनते हैं इन 4 ओवरों में, एंड हार्दिक पांड्या को भी तुम कितनी भी गाली दे लो, बॉलिंग भी अच्छी नहीं करी उसने। आई वुड इवन आर्ग्यू कि कैप्टनसी भी बहुत मीडियोकर थी, बट बैटिंग में उससे प्रॉमिस दिखाया है। एंड पता है ऑन अ मोर बेसिकली कि अगर हम लोग एज इंडियन टीम के जो फैंस हैं ना, अगर हम लोग वर्ल्ड कप की तरफ से देख रहे हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तो यार हार्दिक पांड्या अगर बैटिंग अच्छी कर रहे हैं तो इसमें सबका भला ही है, कुछ बुराई नहीं है। तो मुंबई इंडियंस के लिए जो कर रहा है वो सब ठीक है, एक बात, एक नैरेटिव वो एक तरफ पर रखते हुए, अगर वो वर्ल्ड कप में खेलता है तो उसका फॉर्म अच्छा होना ज़रूरी है भाई। एंड अगर वो ऐसी बैटिंग कर रहा है तो इट इज़ शोइंग सम प्रॉमिस। लेट्स होप दैट ही कैरीज ऑन दिस वे। 200 कुछ की स्ट्राइक रेट से खेला था पूरे टाइम, आउट भी मारते मारते हो जाता है, ठीक है, समझ में आता है। 10 से 15 ओवर के बीच में जो है 58 रन और आते हैं। यहाँ पे आई थिंक कि मुंबई को और एक्सेलरेट करना चाहिए था। पिछले 4 ओवरों में आपने 50 रन मार दिए, यहाँ पे 1 ओवर एक्स्ट्रा खेल के आपने सिर्फ 8 रन और जोड़े हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि कहीं मुंबई अपना जो डायरेक्शन था, जो मोमेंटम था, वो थोड़ा खोना शुरू कर दी थी। एंड ये 8-9 रन आपको सुनने में बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन जब आप रियलाइज़ करोगे कि अल्टीमेटली हारे भी सिर्फ 9-10 रन से ही हैं, तो फिर ये चीज़ें चुभनी शुरू होती हैं। रिगार्डलेस यहाँ पे हार्दिक पांड्या जो है वो आउट हो जाता है। रसिक धर को भाई, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक था भाई दिल्ली की तरफ से। आई हैव नॉट बीन अ बिग फैन ऑफ रसिक धर एज अ बॉलर, स्पेशली एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बट वो आता है एंड वो फिर से आई थिंक 3 विकेट ले लेता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक तो इतने सारे मैचेस होते हैं कि याद करना मुश्किल है शायद स्टार्ट्स को, बट उसने फिर से आके इम्पैक्ट क्रिएट करके दिया यार। लास्ट मैच में गुजरात के अगेंस्ट भी उसने सेम परफॉर्मेंस दी थी, आज भी उसने ये चीज़ करके दी। सो आई एम हैप्पी दैट ही इज प्रूविंग मी रॉन्ग। एंड कोई भी उसके हेटर्स होंगे या फिर कोई भी डाउटर्स होंगे, आई थिंक वी ऑल शुड बी प्लेजेंटली सरप्राइज कि उसने इतनी अच्छी बॉलिंग करके दी है एंड इम्पैक्ट क्रिएट करके दिया है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। सो तिलक जो है यहाँ पे, जब हार्दिक पांड्या आउट होते हैं ना, तब वो डोमिनेट करना स्टार्ट करता है। एंड खलील एंड कुलदीप यादव पर्टिकुलरली इन 2 बॉलर्स को टारगेट करा जाता है इस फेज में। जब लास्ट के फेज में आते हैं हम लोग 15 से 20 ओवर का, जो डेथ ओवर्स का फेज होता है, देखो यहाँ पे अल्टीमेटली 10 रन से दिल्ली जीत जाती है। एंड यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो तिलक वर्मा और टिम डेविड, मुकेश जब डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए आता है उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं। एंड आई हैव बीन सेइंग दिस ऑल दिस वाइल कि मुकेश शर्मा का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो यही है कि वो डेथ ओवर्स में उतना कन्विंसिंग नहीं लगता मुझे, जस्ट लाइक अर्शदीप सिंह। एंड ऐसे में अगर मैं करंट फॉर्म पे देखूँ ना, तो आवेश खान जैसे बॉलर्स का ज़्यादा मेरिट बनता है टू प्ले द वर्ल्ड कप। मे बी विल मेक अ वीडियो ऑन द पोटेंशियल स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल इन सम ऑफ द पॉडकास्ट इन दिस वीक। बट रिगार्डलेस, मुकेश का यार थोड़ा बहुत तो ना मुझे लगता है कि समटाइम्स इज हिटिंग द स्पॉट करेक्टली, विकेट भी ले जाता है 1-2, बट वेन इट मैटर्स द मोस्ट, उन मोमेंट्स पे थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि जैसे लास्ट ओवर की बात करें, अगर इतनी ज़्यादा फुल टॉसेस उसने फेंकी हैं फ्री में, मतलब दिए जा रहा है अपॉर्चुनिटी बैट्समैन को मारने के लिए। ही वॉज क्वाइट लकी कि उस टाइम तक मेन बैट्समैन बचे भी नहीं थे एंड फुल टॉस पे किसी ने मारा तो कनेक्ट भी नहीं हुई। वरना अगर तुम किसी प्रॉपर बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलर डालते हो तो तुम्हारी पिटाई नहीं होती क्या? तो मुकेश का मुझे ये थोड़ा बहुत लगता है, आई रियली विश ही परफॉर्म्स वेल, बट द प्रॉमिस इज नॉट देयर रिगार्डलेस ऑफ द स्टैट्स। एक गट्सी मूव था ऋषभ पंत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रसिक दर को सेकेंड लास्ट ओवर भी दिया था एंड वहाँ पे उसको वो नाबी को आउट कर देता है, विच कुड हैव बीन क्रूशियल अगर लास्ट ओवर में मैच जीतना होता तो आई थिंक वंस अगेन क्रेडिट टू रसिक। एंड आई थिंक ऋषभ पंत की कप्तानी को मैंने क्वेश्चन करा है ऑफ लेट, बट इस मैच में तो हर चीज़ स्पॉट ऑन थी यार। तो क्रेडिट टू ऋषभ पंत एज वेल फॉर द कैप्टनसी दैट ही डिस्प्लेड। ऑल इन ऑल इस मैच के बाद मैं ये जरूर कहूँगा, दिल्ली ने जो ये 1-2 बिग टोटल्स खड़े करे ना एकदम से, गुजरात हो गई, मुंबई हो गई, गुजरात को तो डबल पीट कर दिया, 2 बार हराया है ह्यूमिलिएट करके। DC all of a sudden has a great chance of entering the playoffs if they continue to play this way. क्योंकि अगर एक भी मैच अगर आप और हार गए ना, फिर all of a sudden फिर से लगने लग जाएगा कि यार स्टार्टिंग में 2-3 मैचेस और जीत गए होते तो अभी हमारे पास रिजर्व होता थोड़ा। As far as Mumbai is concerned, I think it is fair to assume now that they will not be qualifying. 6 मैचेस रहते हैं, 6 या 5 मैचेस कोई ऐसे ही रहते हैं एंड they have to win all of them practically to qualify. वो 7 मैचेस जीत के भी कभी कभी हो जाता है, बट फिर वो नेट रन रेट पे डिपेंड करता है। मुंबई की रन रेट इतनी अच्छी है नहीं, तो दे हैव टू हैव 8 विन्स एंड उसके लिए भी सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। एंड 5-6 मैचेस जो भी बचे हैं थोड़ा मुश्किल होने वाला है जीतना। सो आई थिंक मुंबई शायद दे कुड एम फॉर अ मिड टेबल फिनिश राइट नाउ। अगर यहाँ से वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो इट इज़ द मोस्ट मुंबई थिंग एवर, because they have done this in the past. But there is something about them in this year that does not feel correct like it used to in the past few seasons. Let's see, hope they prove me wrong. But moving forward to the next game, जो कि Saturday को हुआ था, LSG versus RR, Rajasthan Royals. इस मैच में coming into this game, I felt that this fixture could be much closer than the previous fixture between those teams, जो कि I think सीजन का पहला मैच था इन दोनों का आपस में, जब राजस्थान रॉयल्स 20 रन से जीत गई थी अपने घर पे। बिकॉज दिस टाइम LSG ने 2-3 टैक्टिकल फिक्सेस अपने ऊपर करे थे, जो कि मैंने प्रीव्यू में भी कवर करा था। कैसे सारे एंकर्स को एक साथ भेज दिया अप टॉप और सारे पावर हिटर्स को नीचे रोक लिया, ये गलती नहीं कर रहे थे अब वो। स्टॉइनिस को ऊपर भेजना शुरू करा है, पूरन को ऊपर भेजना शुरू करा है, KL राहुल खुद भी इंटेंट दिखा रहा है। एंड आई नो कि LSG मैच हारी है, बट आई वॉज पर्सनली वेरी हैप्पी विद द कॉमेंट्स ऑफ KL राहुल, उनको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। टू स्टार्ट विद, यहाँ पे भाई राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतती है, चेस करने का डिसीजन लेती है। हमने प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था कैसे ये जो नई पिच है लखनऊ की, ये उतनी ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली तो नहीं है जितना पहले होती थी, विच मीन्स कि हम लोग यहाँ पे 180 to 200 का टारगेट देख सकते हैं। इट इज़ फेयर एंड वही काइंड ऑफ वही होता है, 200 के पास पहुँचती है LSG।
केएल राहुल कहता है कि प्रॉब्ली वी शुड हैव बीन 220, एंड इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स, क्योंकि जब पहली बात तो दोनों की सेम टीम्स होती हैं, सिर्फ अमित मिश्रा आते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर और कोई डिफेंस था नहीं। जो पावर प्ले होता है एलएसजी के पावर प्ले में सिर्फ 46 रन बनते हैं और 2 विकेट गिर जाते हैं। एंड यहाँ पे जो दोनों विकेट्स थे ना, पहले बात तो डिकॉक को जिस तरीके से बोल्ड मारा था ट्रेंट बोल्ट ने, बॉल लेफ्टी की एंगल के साथ स्विंग हो रही है बाहर एंड देन पड़ के अंदर आ रही है। भाई आई डोंट ब्लेम डिकॉक एट ऑल कि वो स्विंग पहले बाहर की तरफ हो रही है डिकॉक के लिए, फिर पड़ के अंदर आ रही है। वो गैप नेचुरली बैट और पैड के बीच में होगा ही होगा, क्योंकि बैट वो उस अजम्पशन पे चला रहा है कि वो बॉल हवा में बाहर जा रही है तो पड़ के भी बाहर ही जाएगी। पड़ के वहाँ से अंदर आ जाना एंड बैट और बैट के बीच का गैप एक्सप्लॉइट करके बोल्ड करना, वो बोल्ट ही कर सकता है भाई। एंड वंस अगेन पिकिंग अ विकेट इन द फर्स्ट ओवर, ये भी स्ट्रीक कंटिन्यू हो जा रही है, दैट इज ऑल्सो अनरियल। एंड स्टॉइनिस भाई, स्टॉइनिस को बोल्ड मारते हैं संदीप जो कि मेरे लिए एक बहुत ही अंडररेटेड शॉट होंगे वर्ल्ड कप के लिए। वो भी क्या बोल्ड था यार, इतनी अच्छी बॉल स्विंग होती है। एंड आई थिंक ये समवॉट इन द लास्ट 2-3 सीजन्स संदीप शर्मा ने अपनी जो नेचुरल बनाना स्विंग हुआ करती थी ना, वो थोड़ी बहुत कम हो गई थी उसकी। इस बॉल पे जो देखने को मिला, इट वॉज द परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्विंग, वंस अगेन एक्सप्लॉइटिंग द गैप बिटवीन द बैट एंड द पैड। एक और डंडा पड़ता है, स्टॉइनिस भी 0 पे आउट हो जाते हैं। इट वॉज अ ग्रेट स्टार्ट विच मेंट कि अब जो ओनस है वो केएल राहुल पे रन रेट ऊपर करने का, क्योंकि दीपक हुडा नंबर 4 पे आते हैं इंस्टेड ऑफ पूरन। आई थिंक वो भी सही डिसीजन था, क्योंकि पूरन को एकदम ही ऊपर आप एक्सपोज करना नहीं चाहते हो। अब यहाँ पे केएल राहुल की बात करते हैं, ठीक है। जब भी हमने लास्ट सेगमेंट में अभी ऋषभ पंत की बात करी, अब यहाँ पे होगी संजू सैमसन और केएल राहुल की बातें, बिकॉज ये तीनों विकेट कीपिंग कंटेंशन में है। ऋषभ पंत ने तो अपना काम कर दिया मुंबई के अगेंस्ट। यहां पे केएल राहुल के लिए मैं कहूंगा द वे ही स्टार्टेड, 2 चीजें हैं इसके ऊपर। उसके स्टार्ट करने के तरीके से ये क्लियरली दिख रहा था कि वो इंटेंट दिखाना चाहता है, वो कोशिश पूरी कर रहा है कि मैं तगड़ी स्ट्राइक रेट से खेलूं। सेकंड चीज क्या है, उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। और ये एक हैप्पी साइड भी और एक सैड साइड भी है। हैप्पी इन द सेंस कि यार बंदा ट्राई तो कर रहा है, बंदा रियलाइज कर रहा है इस बात को कि मॉडर्न T20 गेम में हमें हाई स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा। द सैड पार्ट इज ही इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट परफेक्टली इन द पावर प्ले, विच इज सपोजिटली द ईजिएस्ट फेज टू डू इट, बिकॉज सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं, बॉल नहीं होती है। परफेक्ट टाइम फॉर द ओपनर टू अप हिज स्ट्राइक रेट। विराट कोहली के साथ भी हम लोग यही चीज़ देखते हैं। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा था मुझे, बट 19 बॉल पे सिर्फ 20 रन थे केएल राहुल के पावर प्ले के अंदर। This is the only reason why I will not have KL Rahul in the World Cup. For me, it does not work. I know eventually उसने स्ट्राइक रेट अपनी अच्छी कर ली, एक्सेलरेट कर लिया, बट हमने ये चीज़ सीखी है इस IPL से कि जो पूरा मॉडल होता था ना, बैटिंग का जो टेम्पलेट होता था कि स्टार्ट आराम से करो एंड देन इवेंचुअली ट्राई टू मेक अप फॉर द डिलीवरीज लॉस्ट बाय अपिंग योर स्ट्राइक रेट इन द एंड हाफ ऑफ द इनिंग्स। दैट डज नॉट वर्क एनी मोर, बिकॉज नाउ इट इज़ अबाउट आप जितनी देर भी बैटिंग कर रहे हो, जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हो पिच के ऊपर, अच्छी स्ट्राइक रेट से ही खेलना है हर फेज पे। यू कैन नॉट मेक अप फॉर द डिलीवरीज दैट वर लॉस्ट। एंड सो इन दैट सेंस, इनफैक्ट ये, और पता है आप लोग कहेंगे कि यार इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो केएल राहुल ने खुद ये कहा है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, अपने बारे में एंड टीम के बारे में भी। जो उसने कहा ना कि हम लोग को 220 के आसपास होना चाहिए था, उसने सेम चीज़ कही है कि हमें शायद थोड़ा स्टार्टिंग से ही एक्सेलरेट करना चाहिए था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतना नुआंस्ड पॉइंट जो है, इतना सटल पॉइंट जो है वो रियलाइज़ करता है, क्योंकि कई लोग तो रियलाइज़ करने को भी तैयार नहीं है। सो क्रेडिट टू केएल राहुल ऑन दैट। मूविंग टू द नेक्स्ट फेज, जब 10 ओवर खत्म होते हैं तो 94 रन बन जाते हैं एंड विकेट और नहीं गिरता, थैंक्स टू द क्रेजी एक्सेलरेशन ऑफ केएल राहुल। यहाँ पे उसने एकदम एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे क्रेडिट दूंगा, आवेश खान और चहल की पिटाई करता है यहाँ पे। वो 50 अपनी पूरी कंप्लीट कर लेता है, 33 रन वो बनाता है इस फेज में। टीम के टोटल 6 से 10 ओवर के बीच में 48 रन आए थे, उसमें से 33 रन केएल राहुल बनाता है। तो ही वॉज ट्राइंग टू मेक अप फॉर द ग्राउंड दैट ही वॉज लूजिंग आउट इन द पावर प्ले। नेक्स्ट 5 ओवर में यहाँ पे जो है इनका टोटल 150 फॉर 3 हो जाता है, 56 रन और आता है यहाँ पे। अश्विन जो है वो दीपक हुडा को आउट करता है। इट वॉज अ गुड कैरम बॉल। दीपक हुडा एक्सेलरेट करने का ट्राई कर रहे थे उस टाइम पे, अल्टीमेटली फॉल्स ऑफ टू अश्विन रिगार्डलेस। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता क्या था, दीपक हुडा ने ट्रेंट बोल्ट की भी पिटाई करी है भाई। सो दीपक हुडा का फॉर्म में आना हमने वो CSK वाले मैच में भी देखा था,
अलॉन्गसाइड स्टॉइनिस, और इस मैच में भी दिखा था. दैट कुड बी अ गुड पॉजिटिव फॉर LSG मूविंग फॉरवर्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट, बिकॉज अभी 5th पे हैं वो लोग. यहाँ से वो टॉप 4 में भी आ सकते हैं, टॉप 2 में भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. बहुत क्लोज चल रहा है अभी. राजस्थान के अलावा बाकी सारी टीम्स बहुत क्लोज हैं इस वक्त. एंड उनकी जो एक वीकनेस रही है ना LSG की, वो ये है कि मिडिल ऑर्डर में पूरन के अलावा कोई होता ही नहीं है. अगर हुडा ऐसा फॉर्म कंटिन्यू करता है, दैट कुड बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर LSG. रिगार्डलेस, यहाँ पे हम लोग एक बहुत शॉकिंग चीज़ देखते हैं. ये 10 से 15 ओवर की बात कर रहा हूँ मैं, इसी फेज की बात कर रहा हूँ. KL राहुल तो अपना एक्सेलरेट जो कर रहा है वो कर रहा है. पूरन जो कि मेरे लिए MVP रहे हैं LSG के इस सीजन में, जो कि स्ट्राइक रेट के कोई क्वेश्चन उठते ही नहीं उनके ऊपर. पूरन के 10 बॉल पे 11 रन थे यहाँ पे. एंड यू वुड वंडर कि जो KL राहुल ने चीज़ कही है, इट परहैप्स अप्लाइज टू पूरन एज वेल. 10 बॉलें खेल के 11 रन मारना और फिर अगली ही बॉल पे वो आउट भी हो जाता है नेक्स्ट फेज में. 15 से 20 ओवर के फेज में जो पहली बॉल वो खेलता है अपनी आउट हो जाता है. 11 बॉल पे 11 रन बनाता है, आउट हो जाता है. वहां पे भी यू वुड से कि वो 5-10 रन शॉर्ट रह गया. एंड वंस अगेन अगर ये रन एड अप होते टोटल पे तो शायद फर्क पड़ सकता था. दैट इज हाउ क्रूअल द गेम इज, बिकॉज स्टैंडर्ड्स बहुत अब नॉर्मली हाई हो गए हैं. बट यही सच्चाई है यार, क्या कर सकते हैं. आखिरी के 5 ओवरों में अल्टीमेटली सिर्फ 46 रन ही और आते हैं, 196 का टोटल बनता है. अश्विन को सरप्राइजिंगली इस बार डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराई गई थी. यूजुअली चहल वो रोल प्ले करते थे, इस बार अश्विन को कराया गया. एंड वो एक ओवर डाल था, बड़ा एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि उसमें वो 5 वाइड्स आ गई थी. वाइड थी एंड कीपर ने मिस कर दिया, पीछे चौका हो गया. तो 5 वाइड्स का इशारा मिल गया, 5 रन तो ऐसे आगे बिना कोई बॉल डाले हुए. अल्टीमेटली ओवर बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. बट संदीप वंस अगेन द स्टैंडर्ड बॉलर. इकॉनमी बहुत कम थी. एंड आई थिंक मेरे लिए, एज आई सेड बिफोर, एक अंडररेटेड शाउट होंगे वर्ल्ड कप के लिए. इस कॉन्वर्जेशन को और आगे बढ़ाएंगे इन दी अपकमिंग पॉडकास्ट, जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती रहेंगी. और कुछ अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो यार, सी वंस अगेन द ओनली इशू हेयर वाज, क्या ये टोटल अच्छा नहीं है LSG के लिए इस विकेट पे. बाय द नेचुरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द गेम, यस, 196 पे आप कंप्लेन नहीं कर सकते, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम, फॉर अ टीम लाइक LSG जो कि टारगेट्स को डिफेंड करना जानती है अच्छी तरीके से. बट जो ऑफ लेट हमने ऑनस्लॉट देखा ना बैट्समैन का, अभी तो ऐसा लगता है कि 200 यूज्ड टू बी द सेफ टारगेट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस टूर्नामेंट. टूर्नामेंट के बीच से पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है कि 220 तो कम से कम होनी ही चाहिए. अभी हम लोग CSK SRH वाले गेम की बात करेंगे, उसमें गायकवाड़ ने भी सेम चीज़ कही है. तो इट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि सारे कैप्टन्स भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि शायद 220 इज नाउ द सेफ टारगेट टू हैव इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट. तो मुझे लगता है वहीं कहीं ना कहीं ये लोग थोड़ी सी मात खा गया, और तो मैं ज़्यादा कमी निकालूंगा नहीं. बट कमिंग टू द सेकंड इनिंग्स, आरा स्टार्ट अच्छा करती है. पावर प्ले में 60 रन बनाते हैं, 1 विकेट गिरता है. बटलर ने हेनरी की पिटाई करी भाई, मैट हेनरी की बहुत पिटाई करी है. बट अल्टीमेटली फिर वो आउट भी जाता है. यश ठाकुर से फुल टॉस पे भाई बोल्ड हो गए भाई साहब, ज़्यादा शफलिंग कर दी थी, तो थोड़ा अजीब तरीके का आउट था वो. बट मोहसिन ने भी अच्छी बॉलिंग करी थी पावर प्ले में. दैट वाज आल्सो गुड पॉजिटिव फॉर LSG. जब 10 ओवर खत्म होते हैं, अब 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ और सिर्फ 21 रन और ऐड होते हैं. सिर्फ 21 रन और ऐड होते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 क्रूशल विकेट्स गिर जाते हैं. पहली बात तो यहाँ पे जायसवाल आउट होता है, एंड देन रियान पराग, द गाय हु वाज इन फॉर्म, वो भी आउट हो जाता है. विच मेंट की सिर्फ संजू सैमसन एक एंड पे टिका हुआ है. एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉल थी सैमसन की टू पुट इन जुरेल एट नंबर 5 ओवर समबडी लाइक अश्विन जो कि बैटिंग करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, रॉबर्ट पॉवेल जो कि बैटिंग कर सकते थे, हेटमायर, इन सबको हटा के जुरेल के ऊपर लाया. एंड टू क्रेडिट, टू सैमसन्स क्रेडिट, दिस टोटली पेड ऑफ. मतलब 100% पूरे मार्क्स मिलने चाहिए जुरेल को एंड दिस टैक्टिकल डिसीजन बाय सैमसन, बिकॉज उसके बाद कोई विकेट गिरता ही नहीं है. उसके बाद तो मैच बड़े आराम से खत्म हो जाता है. इस फेज में कृणाल पांड्या एंड अमित मिश्रा जो कि इम्पैक्ट प्ले की तरह आए थे, वो पूरा रूल कर रहे थे यार. मतलब इन लोगों ने पूरा मोमेंटम तहस नहस कर दिया राजस्थान रॉयल्स का. और एक यहाँ पे टैक्टिकल क्वेश्चन दोबारा आएगा. वंस अगेन आई विल गेट क्रेडिट टू KL राहुल कि उसने एक गलती रिकग्नाइज करी. रवि बिश्नोई से बॉलिंग कराई नहीं भाई. 15 ओवर से पहले कोई बॉलिंग ही नहीं कराई रवि बिश्नोई से. एंड ऐसा क्यों हुआ? KL राहुल कहता है कि आई डू रियलाइज कि ये शायद एक टैक्टिकल एक मिस्टेक हो गई. मेरी इंटेंशन क्या थी कि पहले अमित मिश्रा को लाया जाएगा, एंड उसने सही भी चीज़ थी क्योंकि उसने विकेट भी निकाला. एंड ही वॉज ट्राइंग टू सेव अ बिश्नोई फॉर द टाइम जब रॉबर्ट पॉवेल और हेटमायर बैटिंग करने के लिए आएंगे. एंड इन दैट परस्यूट उसने रियलाइज़ करा कि यार मिडिल ओवर्स में तो जुरेल और सैमसन आउट ही नहीं हो रहे क्योंकि मैं फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराया जा रहा हूँ.
एंड वो होते होते टाइम इतना निकल गया था कि फिर बिश्नोई को जब तक मैं लाया था 15 ओवर ऑलरेडी निकल चुके थे। तो शायद मुझे बिश्नोई को जल्दी ले आना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ उसको हेटमायर और अपना पॉवेल के लिए बचा के रखना नहीं चाहिए था। सो गलती तो थी है, क्लियरली एक मिस्टेक थी कैप्टनसी में, बट उसने एक्नॉलेज करी, ये बात मुझे अच्छी लगी। मतलब केएल राहुल हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट कैप्टन सो फार, ये तो मैं चीज़ में ज़रूर कहूँगा। जब 10 से 15 ओवर्स की हम लोग बात करें, यहाँ पे आई थिंक 63 रन आते हैं और इस फेज में गेम किल हो गया था पूरा। इस फेज के बाद गेम में कोई फाइट बची नहीं थी। 10 से 15 ओवर का जो फेज था ना, दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन बाय आरआर फॉर एलएसजी। क्योंकि यहाँ पे एक जो फैक्टर था यश ठाकुर का, पहली बात तो भाई साहब ने 2 कैचेस छोड़े, एक कैच तो बड़ा मुश्किल था बट एक लड्डू कैच छोड़ा थर्ड मैन पे, और फिर जब खुद बॉलिंग करने के लिए आए तो बहुत पिटाई खा ली उन्हीं बैट्समैन से, ध्रुव जुरेल, सैमसन से। तो या तो वो खुद कैच पकड़ लेता या तो अपनी बॉलिंग के बाद विकेट ले लेता उनका। वो दोनों ही चीज़ें यश ठाकुर के लिए अनफॉर्चुनेटली उल्टी पड़ गई, एंड बिकॉज ऑफ दिस यश ठाकुर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा लीवरेज मिल गई आरआर को, एंड दे काइंड ऑफ किल्ड द गेम विद इन दिस फेज इटसेल्फ। यहाँ पे कृणाल पांड्या जो है वो 4 ओवर डाल चुका था बाय दिस फेज एंड सिर्फ 24 रन दिए थे। एंड संजय मांजरेकर भाई साहब ने अपने कृणाल पांड्या को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखा है, एंड आई गेट वाई ही वुड से दैट, बिकॉज कृणाल पांड्या काफ़ी अंडररेटेड गया विद द बॉल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट देन अगेन, हाउ कैन यू इग्नोर द लाइक्स ऑफ अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, मतलब जो कि सेम प्रोफाइल के आते हैं। कृणाल पांड्या हैज़ बीन नोवेयर क्लोज विद द बैट और विद द फील्डिंग। सो डेफिनेटली बहुत ही अब्सर्ड है उसको कंसिडर करना वर्ल्ड कप के लिए, बट लेट्स नॉट टेक अवे द क्रेडिट दैट ही डिजर्व्स इन द आईपीएल। मेरा पॉइंट ये है कहने का। उसके बाद भाई आखिरी के 5 ओवर की बात करते हैं। बिश्नोई आता है एक बॉलिंग करने के लिए, 16 रन, एक ओवर डालने के लिए 16 रन लीक कर देता है और गेम वहीं पे खत्म हो गया। अब बिश्नोई का ही पूरा मैच खराब हो गया, एलएसजी का ही मैच खराब हो गया। उसके बाद बस जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सैमसन का सबसे बड़ी बात पता क्या थी, उसने ध्रुव जुरेल से एक बॉल कम खेली है जबकि उससे पहले बैटिंग करने के लिए आया था, एंड 20-25 रन ज़्यादा मारे। सो ध्रुव जुरेल को तो सारी तारीफ मिलनी ही चाहिए, बट सैमसन को भी, मतलब अब जिस लेवल का वो केस बना रहा है ना अपना वर्ल्ड कप के लिए, लेट मी टेल यू, सैमसन और पंत में से जो भी बंदा सेलेक्ट नहीं होगा वो अनलकी होगा ही होगा। कई लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप जाके भी सैमसन का केस बना रहे हैं ओवर ऋषभ पंत, बट ऋषभ पंत का भी फिर नोटिस उसने सैमसन से नीचे बैटिंग करी है, एंड फिर भी सिर्फ 9-10 रन का ही फर्क है उनके ऑरेंज कैप की लिस्ट में दोनों का। तो आई थिंक इम्पैक्ट वाइज तो दोनों ऑलमोस्ट ऑन पार है, या फिर ऋषभ पंत प्रॉब्ली बेटर रहा है बिकॉज नीचे आके उसने इतने ज़्यादा रन बनाए बेटर स्ट्राइक रेट के साथ। बट सैमसन इज इक्वली डिजर्विंग है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। सैमसन को मैं हमेशा कहता हूँ कि यार वो बंदा जब भी वर्ल्ड कप आ रहा होता है उससे पहले जो है ना एकदम से सारे चांसेस का गुड़ गोबर कर देता है, विच इज़ वाई ही प्रॉब्ली डज नॉट डिजर्व टू बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड सो फार। बट इस बार तो कोई बहाना छोड़ा नहीं उसने यार, कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ा। सैमसन हैज़ बीन टॉप नॉच सो फार, सो क्रेडिट टू हिम। एंड राजस्थान रॉयल्स विद दिस दे हैव वर्चुअली क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स। अभी तक ऑफिशियली नहीं हुआ है बट वर्चुअली मान के चलो क्वालिफाई कर चुके हैं। 8 मैचेस जीत चुके हैं। अब यहाँ से 2-3 मैच तो और जीत ही सकते हैं आराम से, नहीं भी जीतेंगे सारे मैच हार जाएंगे तो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, वो इस पोजीशन पे आ चुके हैं। सो आई थिंक मुझे तो यहाँ से लगता है कि राजस्थान अगर फर्स्ट फिनिश नहीं करती तो आई विल बी अ बिट सरप्राइज्ड। यहाँ से भी अगर टैंक कर दिया टॉप 2 तो डेफिनेटली फिनिश करना चाहिए एज फार एज एलएसजी इज कंसर्न। भाई देखो 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग विंस और बहुत ही इंपैक्टफुल विंस लेके आ रहे थे सीएसके के अगेंस्ट, बट आफ्टर दिस मैच वंस अगेन इट इज अ रिमाइंडर अबाउट हाउ क्रूअल द फिनिशिंग फेज ऑफ आईपीएल कुड बी। अब हम लोग अपने लास्ट फेज पे आने वाले आईपीएल के हर टीम जो है 9-10 मैचेस खेल चुके हैं, विच मीन्स कि 2/3 ऑफ द आईपीएल इज ओवर, लास्ट का 1/3 वाला पार्ट बचा हुआ है। एंड अब यहाँ पे पीक करना बहुत ज़रूरी है। एलएसजी के भी बहुत ज़्यादा आसान मैचेस नहीं है। अभी अगला मैच ही मुंबई से है जो कि ऑल दो बहुत स्ट्रगल कर रही है, बट देन अगेन असलियत में कुछ भी हो सकता है, मुंबई को आप लाइटली नहीं ले सकते कभी भी। सो एलएसजी हैज़ टू मेक श्योर कि वो यहाँ से स्लिप अप ना कर जाए। एक मैच हारने से कुछ नहीं होता, बट ये मोमेंटम नहीं बन जाना चाहिए इसका, डाउनवर्ड मोमेंटम। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस मूविंग टू संडे नाउ, एंड वील स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम्स। एंड उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आई विराट कोहली से उससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। जीटी वर्सेस आरसीबी, ये दिन का मैच था एंड अहमदाबाद में मैच हो रहा था। ये पिच ये वही थी जो कि वर्ल्ड कप फाइनल में यूज़ हुई थी, एंड टॉस जीत के चेस करने का सेंस बनता ही था फॉर श्योर, विच इज़ वॉट फैफ डू प्लेसी डिड। किस्मत थोड़ी ऑफलेट साथ दे रही है आरसीबी का कि वो टॉस जीत जा रहे हैं, एंड ही वन द टॉस, डिसाइडेड टू चेज। मैक्सवेल को वो वापस लेके आता है, ऑल्दो मैक्सवेल की बैटिंग आई नहीं बट बॉलिंग थोड़ी बहुत करी थी। नाइस टू सी कि मैक्सवेल को फाइनली लोग रीग्रुप कर रहे हैं, देखते कितना परफॉर्म करता है वो। बट इसके चलते हुए चेंजेस क्या आते हैं, देखो यहाँ पे स्वप्निल भी स्टार्ट कर रहे थे, पिछली बार इम्पैक्ट प्ले की तरह आए थे,
बट फर्गसन को हटा के मैक्सवेल को लाया गया था, विच मेंट कि टीम के अंदर सिर्फ 2 पेसर्स हैं, एक सिराज और एक यश दयाल। थर्ड सीमर वॉज सपोज टू बी कैमरून ग्रीन, एंड स्पिनर 2 प्रॉपर स्पिनर लेके गए थे इस बार लोग, स्वप्निल और कर्ण शर्मा। उसके बाद फिर वो विल जैक्स और मैक्सवेल जो है थर्ड और फोर्थ स्पिनर हो सकते थे। तो ऑल्दो ऑन पेपर आपके पास बॉलिंग ऑप्शन 7-8 थे, बट प्रॉपर बॉलर सिर्फ 4 ही थे। एंड कई लोग क्वेश्चन करेंगे इस इंटेंट को। मैंने ये 2-3 मैचेस से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि आरसीबी को ये चीज़ करनी चाहिए। मैं इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ। क्यों? क्योंकि आरसीबी का अभी फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो बॉलर आ रहा है वो पिटाई खा रहा है, ठीक है। और सो वॉज द केस जस्ट 1 गेम बैक। So in that case, you might want to strengthen what works for you even more. आपकी बैटिंग आपके लिए काम करते हुए आ रही है, ट्रेडिशनली आप एक बैटिंग फ्रेंडली टीम रहे हो, मे बी ट्राई स्ट्रेंथनिंग इट मोर। तो हम लोग ऑपोजिशन को आउटस्कोर करने का सोचेंगे, लेट्स गो ऑल इन विद दैट स्ट्रैटेजी। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी बॉलिंग अभी इतनी खास नहीं है, एंड यू वुड से कि थोड़ी लूजर मेंटालिटी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो कि नहीं एक्सेप्ट, मतलब कि आप एक्सेप्ट कर लो कि आप पहले से हार मान के चलो बॉलिंग के साथ, वो सब बातें भी सही हैं, बट कभी कभी आपको रियलिटी एक्सेप्ट करके फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड करना पड़ता है। एंड व्हेन अ टीम लाइक आरसीबी दैट हैज़ नथिंग टू लूज, जो हर चीज़ ट्राई करके हर चीज़ में हार चुकी है, तो ये स्ट्रैटेजी भी अपनाने में क्या ही बुरा है। एंड इट डिड वर्क फॉर देम, सो मे बी दे विल कंटिन्यू विद इट। एज फार एज जीटी इज कंसर्न, उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे थे। बट मूविंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, जीटी जब बैटिंग कर रही थी, इट वॉज अ पैथेटिक स्टार्ट। 42 रन बनते हैं सिर्फ, एंड 1 विकेट गिरता है। 42 रन मतलब 7 रन की रन रेट से आप खेल रहे हो पावर प्ले के अंदर। टीम्स यहाँ पे 100-125 रन मार रहे हैं, आप 42 पे बना रहे हो। एंड दिस हैज़ बीन द रीजन वाई जीटी विल नॉट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स दिस ईयर। इट हैज़ बीन वेरी क्लियर। जीटी की जो बैटिंग है, स्पेशली टॉप 3, सारे के सारे तो एंकर भरे हुए हैं तुमने। द इंडियन प्लेयर्स डू नॉट हैव द फायर पावर। मैं सुदर्शन की ये बातें करूंगा आज, उसका भी ऑल्दो ही वॉज नॉट आउट, बट इट वॉज नॉट अ परफेक्ट इनिंग्स। साहा जो है पहले ओवर में आउट हो जाता है, स्वप्निल से बॉलिंग की ओपनिंग कराई जाती है। गिल और सुदर्शन की स्ट्राइक रेट वॉज जस्ट अबव 100। गिल की 100 से भी कम थी स्ट्राइक रेट यार। आज तो गिल का भी क्रिटिसिज्म बनता है। गिल इज सपोज टू बी द बेस्ट बैट्समैन अमंगस्ट साहा हिमसेल्फ एंड साई सुदर्शन। एंड वही अगर ऐसा खेलेगा तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है यार। फिर तुम बाकी को तो क्या ही ब्लेम करोगे। यश दयाल, स्वप्निल और सिराज, तीनों से 2-2 ओवर डलवाए जाते हैं। बड़ा ही टिपिकल टेम्पलेट था ये इस बार पावर प्ले में। आजकल हम देखते हैं कि पावर प्ले में 5-6 बॉलर्स यूज हो रहे होते हैं, तो बड़ा ही सोबर टेम्पलेट था ये आरसीबी की तरफ से। जब अगले 4 ओवर आते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा एक्सेलरेशन शुरू होता है। 40 रन और ऐड होते हैं। बाय द 10th ओवर 82 रन बन चुके थे और 2 विकेट गिरे थे यहाँ पर। शाहरुख खान को बैटिंग करने के लिए भेजा गया था, एंड उसने मैक्सवेल और कर्ण शर्मा को टारगेट करा हुआ है। अच्छा, तो ये चीज़ देखने में अच्छी लगी। शाहरुख खान को एक अप टॉप अपॉर्चुनिटी भी मिली, एंड उसने 50 भी मारी आज। दिस कुड बी वन पॉजिटिव साइन, बिकॉज इनकी इंडियन प्लेयर्स जो है ना, जो इंडियन बैट्समैन है जीटी के, कोई भी फायर पावर नहीं रखता। सबसे ज़्यादा फायर पावर कौन रखता है? तेवतिया। वो बताओ कहाँ बैटिंग करने के लिए आता है। तो शाहरुख खान का चलना बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना फिर वो विजय शंकर पे जाना पड़ता दोबारा। तो दिस वॉज अ ग्रेट पॉजिटिव फॉर जीटी। ऑल्दो मैच हार गए, बट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है यहाँ से लेने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि यार जो मैक्सवेल एंड अपना कर्ण शर्मा बॉलिंग कर रहे थे, कर्ण शर्मा तो बहुत पिटाई खा रहा था, बट मैक्सवेल ने गिल का क्रूशल विकेट लिया है। एंड उस विकेट में जितना बड़ा हाथ मैक्सवेल का था, उससे ज़्यादा बड़ा हाथ आई थिंक कैमरून ग्रीन का था। द वे ही कॉट दैट बॉल ऑन लॉन्ग ऑन, गिल वंस अगेन रियलाइज की स्ट्राइक रेट बहुत स्लो चल रही है, ही हैज टू प्ले रिलीज शॉट। कैमरून ग्रीन की हैबिट है भाई ये, हमने केकेआर वाला मैच में भी देखा था, उसने बहुत ही अच्छा कैच रघुवंशी का पकड़ा था। बैटिंग बॉलिंग में ही हैज़ बीन अप एंड डाउन, बट ऑन द फील्ड एज अ फील्डर, एज अ कैचर, ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली परफेक्ट। एंड आई थिंक वहाँ पे कैमरून ग्रीन ने एक तरीके से कंट्रीब्यूट तो करा है टीम की तरफ। मैक्सवेल का भी ओवरऑल गेम आई थिंक 3 ओवर में 28 रन उसने खाए हैं, विच इज़ नॉट आइडियल आई वुड से, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, बट एक क्रूशल विकेट शुभमन गिल का जरूर लिया है, तो वहाँ पे क्रेडिट जाता है मैक्सवेल को। ठीक है, यहाँ से लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब 10 से 15 ओवर के फेस की हम लोग बात करें, 62 रन और बनते हैं यहाँ पे। दिस वॉज जेन्युइनली अप टू द मार्क। यहाँ पे मैं कहूँगा कि जीटी ने अच्छा एक्सेलरेट करके देखा है। वंस अगेन थैंक्स टू शाहरुख खान, एंड अब साई सुदर्शन भी काफ़ी अच्छा एक्सेलरेट कर रहे थे। ठीक है, साई सुदर्शन ने इस इनिंग में प्रोग्रेसिवली बहुत अच्छा एक्सेलरेट करा है, विच इज़ वाई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 20 ओवर्स उसकी स्ट्राइक रेट वॉज नियरिंग 190-200। बट जो पावर प्ले में जो एक्सप्लोजिव स्टार्ट आपको चाहिए होती है ना, क्योंकि पता है, मैं वंस अगेन आई वुड रिआइटरेट, मुझे पता ही है हम लोग बहुत ही अनरीजनेबल हो रहे हैं ये सब बातें करके कि बैट्समैन जो है अल्टीमेटली 80 रन बना के खेला, फिर भी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट आप 2 चीज़ें समझो यहाँ पे। आजकल टीम्स जो है ना, वो सेफ टारगेट ही 220 को मान के चल रही हैं। 200 इज़ नो लॉन्गर गुड, और ये गलत बात है, बट दिस इज़ हाउ द रियलिटी इज़।
अब तुम रो लो इसके बारे में, लेकिन पिच दोनों के लिए सेम है। सेकेंड पॉइंट, अगर बंदा पहले ओवर से बैटिंग कर रहा है, क्योंकि साहा पहले ओवर में आउट हो गया था और फिर भी 100 नहीं मार पा रहा, तो आज के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उसने पावर प्ले में स्लो खेला है, बाकी तो हर जगह उसने बैटिंग अच्छी करी है, नॉट आउट भी रहा है। तो आज से 5 साल पहले या इवन 3 years बैक कोविड के टाइम पे भी ये चीज़ जो है ना बड़ी अच्छी होती है, ये इनिंग्स को बहुत अच्छा माना जाता। बट अभी शायद कहीं ना कहीं यूवर्ड से कि यार आप ये आइडियल सिनेरियो तो नहीं मानोगे, यहाँ पे आपको ऑल एक्सेलरेट करना चाहिए था इन द पावर प्ले। रिगार्डलेस यहाँ पे एक भी विकेट नहीं गिरता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ग्रीन और कर्ण शर्मा को फिर से टारगेट करा जाता है यहाँ पे। कैमरन ग्रीन तो बॉलिंग करने जो आता है सो आता है, कर्ण शर्मा से मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़बरदस्ती बॉलिंग कराई जा रही थी। एंड दिस इज दैट वन डाउन साइड विद दिस अप्रोच। अगर आप सिर्फ 4 मेन बॉलर्स के साथ जा रहे हो तो उसमें से कम 3 बॉलर्स को तो 4 ओवर फेंकवाने ही पड़ेंगे। एंड कर्ण शर्मा से ज़बरदस्ती फिर बॉलिंग कराई गई, ऑल्दो 4 ओवर शायद फेंकता है नहीं, बट जितनी बॉलिंग करी आज इंप्रेसिव नहीं था मेरे हिसाब से। तो वो रिगार्डलेस आखिर के 5 ओवर की बात करी जाए, यहाँ पे फिर से 62 रन और बनते हैं, 62 रन और बनते हैं यहाँ पे। साई सुदर्शन जो है अब वो अटैक लीड कर रहा था, यहाँ पे पूरा एक्सेलरेशन उसी ने करके दिखाया है। ये 62 रन जो बने हैं ना, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट साई सुदर्शन को ही जाता है, बिकॉज सरप्राइजिंगली अभी LSG वाले मैच में मैंने बात करी कैसे पूरन सरप्राइजिंगली बहुत स्लो खेल रहा था। डेविड मिलर यहाँ पे बहुत स्लो खेल रहा था यार, द गाय हु इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन इन दिस टीम, वो इतना स्लो खेल रहा था। बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे देख के कि मतलब डेविड मिलर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते ये सब। बताता हूँ आपको ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। उसके 18 बॉलों पे 20 रन थे और फिर जाके उसने लास्ट बॉल पे छक्का लगाया, जिसकी वजह से 19 पे 26 हो गए। पर 18 बॉलों पे 20 रन मारना आखिरी के 5 ओवरों में, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। कम से कम 35 रन 40 रन तो हो सकते थे। एंड वन सेकेंड अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं, बट अल्टीमेटली मैच हारे ना, एंड 4 ओवर बचे हुए थे। नाउ यू गेट व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि एक वन थिंग टू सम अप दिस फर्स्ट इनिंग्स फॉर RCB's पर्सपेक्टिव, सिराज एंड दयाल जो इन्होंने बॉलिंग करी है, दैट वुड बी द बिगेस्ट पॉजिटिव इन माई ओपिनियन। एंड सिराज के तो फॉर्म में होना इंडियन फैंस के लिए बड़ा अच्छा है, बिकॉज वर्ल्ड कप के कंटेंशन में आ सकता है। देखो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, इस वक्त जो थर्ड पेसर का जो रोल है ना इंडियन टीम में जो होगा प्लेइंग 11 में, बुमराह तो होगा ही होगा, एंड देन सेकंड पेसर के लिए भी मैं कहूँगा कि आवेश खान, संदीप, ऐसे मतलब डिसेंट ऑप्शंस हैं अभी हमारे पास। जो थर्ड ऑप्शन होने वाला है वो कोई बंदा डिजर्व नहीं करता, कोई भी डिजर्व नहीं करता, सभी बेकार खेल रहे हैं। एंड उसमें अगर सिराज टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन IPL का अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर जाए, तो इन अ हार्ट बीट आई विल हैव सिराज इन माई टीम, बिकॉज आई विल ऑलवेज बैक एक्सपीरियंस। अगर वो बंदा अच्छे फॉर्म में आ जाए ना थोड़ा सा भी, तो आई थिंक ही विल बिकम अ स्टार्टर इन द टीम। ऐसा ही केस है। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड इनिंग्स, अब यहाँ पे क्या होता है देखो, ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए, बिकॉज एंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पावर प्ले में 63 रन बनते हैं और 1 विकेट गिरता है फैफ डुप्लेसी का। बाय द वे फैफ डुप्लेसी यहाँ पे वॉज द मेन एक्सेलरेटर, इट वॉज नॉट विराट कोहली दिस टाइम। जब फैफ डुप्लेसी आउट हो जाता है उसके बाद विराट कोहली एक्सेलरेट करना शुरू करता है, पर्टिकुलरली ऑन साई किशोर। एंड विराट कोहली की इस इनिंग से बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। उसके स्ट्राइक रेट के जो क्वेश्चन थे उसने आज उनको एड्रेस करा है, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेला है। स्पिनर्स पे जो क्वेश्चंस थे कि स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे, स्पेशली लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहा, वो भी एड्रेस कर दिए। यू कुड आर्ग्यू ऑन पेपर तो आई वुड से KKR की स्पिन लाइनअप बेस्ट थी, बट अब जब जितना आधा सीजन हो गया है, यू कैन ईजिली से कि गुजरात टाइटंस के स्पिनर्स हैव बीन द बेस्ट, चाहे वो साई किशोर हो, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे नूर अहमद हो। एंड इस बेस्ट स्पिन बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट विराट कोहली ने ऐसे बैटिंग करी है, दिस इज अ ग्रेट साइन फॉर ऑल द इंडियन फैंस। तो मुझे ये तो बहुत अच्छी लगी, बहुत बड़ा पॉजिटिव था ये, अपार्ट फ्रॉम सिराज एंड दयाल फॉर RCB, कि विराट कोहली ने जिस इंटेंट से बैटिंग करी एंड अपनी वीकनेस को ओवरकम करा है, वो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस मैच में उसने काफ़ी पॉजिटिव साइंस हमें दिए हैं। जब 10 ओवर खत्म हो जाते हैं, 98 रन उनके बन चुके थे, एक ही विकेट गिरा हुआ था, कोहली ने अपनी 50 भी पूरी कर ली थी 10 ओवर तक। एंड जो सेलिब्रेशन था, काफ़ी अग्रेसिव सेलिब्रेशन था भाई। एंड नाउ वी नो कि वो इतना अग्रेसिवली सेलिब्रेट क्यों कर रहा था। इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन वी गॉट टू नो अबाउट दैट, उसकी भी बातें करेंगे अभी। बट यहाँ तक विल जैक्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, एंड इट इज़ हार्ड टू बिलीव व्हेन यू जस्ट लुक एट द स्टैट्स कि उसने कितने बॉलों पे 50 मारी है, बट उसके 16 बॉलों पे 16 रन थे। एंड वहाँ से जो उसने एक्सेलरेट करा वो तो अनरियल ही है। बट बाय दिस टाइम ही वॉज जस्ट बेयरली सर्वाइविंग, हिज शॉट्स आर नॉट कमिंग ऑफ, ये भी बॉल अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रही थी, बार बार जो है वो रना बॉल ही खेल पा रहा था, उससे ऊपर स्ट्राइक रेट जा ही नहीं रही थी।
बट यहाँ से टाइट चेंज होनी शुरू होती है, ठीक है। अब अगले 6 ओवर में गेम खत्म हो गया था, तो इसको हम लोग 3-3 ओवर के फेज में ब्रेक डाउन करेंगे। जो पहले 3 ओवर थे 10 से 13 ओवर, उसमें तो कोहली ही डोमिनेट कर रहा था। यहाँ तक भी विल जैक्सन डोमिनेट करना शुरू नहीं कर रहा था। विराट कोहली वॉज द वन हु वॉज डोमिनेटिंग, एंड यहाँ तक उसने गेम काइंड ऑफ किल तो कर ही दिया था कि अब जीतने तो वाले ही हैं। इनफैक्ट खुद भी आई थिंक वो 69-70 रन पे आ चुका था। बट फिर जो अगले 3 ओवर थे, और रादर मोर प्रिसाइसली अगली जो 15 बॉलें थी 13.3 ओवर्स के बाद, उसमें विराट कोहली की स्ट्राइक आती ही नहीं है, वो 70 पे नॉट आउट रहता है, ठीक है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे विल जैक्स जो है 26 बॉलों पे 37 रन बना के खेल रहा था। आखिरी की 15 बॉलों जो वो खत्म होती हैं वो 100 पे आ गए थे भाई साहब। 41 बॉल्स पे 100 रन, 15 बॉलों पे 63 रन, दैट इज मोर देन 4 रन एवरी बॉल। विल जैक्स ने जो एक्सेलरेट करा उसके बाद, मोहित शर्मा और राशिद खान की जो पिटाई करी है, विराट कोहली खुद स्पीचलेस था, स्पेलबाउंड था नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे। विश्वास नहीं हो रहा था उसको कि क्या हो रहा है। इतनी अनरियल 100 थी ये। इससे ज्यादा क्रेजी एक्सेलरेशन तो शायद मैंने नहीं दिखा इस आईपीएल में। देयर हैव बीन ग्रेट इनिंग्स, बट इस लेवल का एक्सेलरेशन कि आप 26 बॉल्स पे पता नहीं 35-36 जितने भी खेल रहे हो और वहां से आपने अगले 15 बॉलों पे 100 मार दी, ये तो हमने नहीं देखा है भाई, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। तो विल जैक्स की दिस वाज अ फ्रीक इनिंग्स, ये हमेशा देखने को नहीं मिलता। ये वंस इन 10 गेम्स 15 गेम्स और अ सीजन, ऐसा एक ही बार होता है। एंड इट हैपेंड टू बी जीटी। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द एंड नैरेटिव्स ऑफ द गेम, ठीक है। एज फार एज जीटी इज कंसर्न, आई थिंक कि ये लोग क्वालिफाई तो नहीं करेंगे सैडली, क्योंकि वंस अगेन की बैटिंग में वो एक्सप्लोसिविटी है ही नहीं जो मॉडर्न T20s में रेलिवेंट रहे। प्लस इनके जो मेन बॉलर्स हैं राशिद खान एंड मोहित शर्मा, अगर वो भी फॉर्म में नहीं रहेंगे तो फिर यार प्रॉब्लम है ही। और ये मैं सिर्फ इस मैच के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, आप नोटिस करो राशिद खान जो है, अगर मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ ना, ही हैज़ बीन अ सेकंड फिडल टू नूर अहमद। नूर अहमद हैज़ बीन बेटर, हैज़ बीन मोर थ्रेटनिंग। मोहित शर्मा की बात करो, उसका फॉर्म ऑफ लेट बहुत डिप कर गया। दिल्ली के अगेंस्ट ही बोल्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल ऑफ ऑल टाइम इन दी IPL, 73 रन जीते उसने 4 ओवरों में। सो अगर ये मेन बॉलर्स आपके ट्रम्प बॉलर्स ही अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, ऊपर से आपकी बैटिंग अच्छी नहीं है, देयर इज नो रीजन यू विल क्वालिफाई। सो आई थिंक कि मिड टेबल पे ही फिनिश करेंगे मोस्ट लाइकली। अगर बॉटम 3 में आता है तो मैं सरप्राइज हूँ थोड़ा सा। कमिंग टू RCB, द बिगेस्ट पार्टी पूपर्स राइट नाउ, पार्टी स्पॉइल कर रहे हैं हर टीम की, एंड दैट इज द रोल आई एक्सपेक्ट देम टू प्ले गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक दे शुड नॉट हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वालिफाइंग, बिकॉज अभी भी अगर हर मैच जीतते हैं, विच इज इम्प्रैक्टिकल टू थिंक ऑफ, तो भी वो 7 ही मैचेस जीते होंगे और फिर रन रेट पे बात आ जाएगी। एंड रन रेट उनकी वन ऑफ द वर्स्ट है, तो पॉसिबल तो नहीं है क्वालिफाई करना। रियलिस्टिकली बोलूँ तो मैथमेटिकली चांस है, बट इट इज़ नाइस टू सी कि एक टीम अब ये रोल अपना फुलफिल करने वाली है। दे विल ट्राई टू मेक, RCB का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है इस IPL को इंटरेस्टिंग बनाने में इन द लास्ट 4-5 गेम्स। तो RCB की टीम की तो ये बातें हो गई। कमिंग टू विराट कोहली, एज आई सेड, विराट कोहली ने जो इस इनिंग्स में खेल के दिखाया हमें, चाहे वो स्ट्राइक रेट की बात हो, चाहे वो स्पिनर्स को टैकल करने की बात हो, बहुत बड़े पॉजिटिव्स हैं फॉर एवरी इंडियन फैन। एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी हैप्पी कि वो बंदा वर्ल्ड कप में अगर रिप्रेजेंट करने वाला है हमें, ये बहुत पॉजिटिव साइंस थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि विराट कोहली ने ये चीज़ें तो थोड़ा सा, भाई मतलब लास्ट इनिंग्स जो खेली थी उसने पिछले मैच में SRH के अगेंस्ट, 40 कुछ बॉलों पे 50 रन जब थे उसके बाद ये खेला, तो भाई बहुत रिलीफ का साइन तो है ये। बट विराट कोहली फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके कहता है, पहले तो विल जैक्स की तारीफ करता है जो करता है, फिर कहता है कि यार ये स्पिन के खिलाफ जो मेरी क्रिटिसिज्म है, स्ट्राइक रेट के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म है, ये बहुत आसान है कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बोलना। एंड मुझे लगता है कि जिस बंदे ने खुद जाके पिच पे नहीं करा है उसको ही हैज़ नो राइट, मतलब उसको नहीं बोलना चाहिए ऐसे। बेसिकली वॉज टेकिंग शॉट्स एट द कॉमेंटेटर्स जो कि उसको क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं ऑफ लेट, एंड आई थिंक दैट वॉज वेरी अनप्रोफेशनल। आई डोंट अप्रिशिएट दोज कमेंट्स। पहली बात तो मुझे लॉजिकली बहुत बड़ी फैलेसी लगती है इस आर्ग्यूमेंट में हमेशा। मैं बचपन में ना मैं भी ऐसे सोचा करता था कि अगर जो बंदा खेल रहा है सिर्फ उसी का हक है बोलने का, वरना तो वो आदमी कोई बोल ही नहीं सकता। देन एज ए ग्रू अप आई रियलाइज हाउ फ्लॉड दैट आर्ग्यूमेंट इज। आई विल एक्सप्लेन दैट इन अ व्हाइल। बट विराट कोहली अगर मुझे ये कह रहा है, किसी को भी ये कह रहा है कि भाई मैंने तो 15 साल से ये सब काम करा हुआ है, तो मुझे पता है कि ऑन फील्ड क्या करना होता है वगैरह वगैरह, आई थिंक इट इज़ अ बिट डिल्यूजनल टू थिंक कि आपकी स्ट्राइक रेट और आपका जो इम्पैक्ट है गेम पे, इट हैज़ बीन अमंग्स द बेस्ट। बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जो मॉडर्न T20 गेम है, ट्रैविस हेड जैसे बंदे, फिल सॉल्ट जैसे बंदे, सुनील नारायण जैसा ओपनर हमारा,
ये सब क्यों इतना इम्पैक्ट क्रिएट करके दे पा रहे हैं? मैं तो आई वुड आर्ग्यू इवन गायकवाड ऑफ लेट हैज रियलाइज दैट। केएल राहुल ने खुद आके बोला प्रेजेंटेशन में अपने बारे में भी ये चीज। अगर हर कोई बंदा एक्नॉलेज कर रहा है कि T20 हैज चेंज्ड एंड अब इट इज अबाउट गोइंग ऑल आउट फ्रॉम द फर्स्ट डिलीवरी इटसेल्फ, आई थिंक इट इज अ बिट एरोगेंट एंड डिल्यूजनल ऑफ यू टू से कि नहीं भाई मैं ही जानता हूँ कि कैसे करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि मैं 15 साल से खेल रहा हूँ एंड इट इज ऑल अबाउट विनिंग द गेम फॉर द टीम। ब्रो, द रियलिटी इज योर टीम इज ऑन द 10th पोजिशन, आप लास्ट पे चल रहे हो अभी। तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि मैं टीम को जिताना मेरा प्रायोरिटी है? टीम नहीं जीत रही ना। उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट विराट कोहली, एवरीबडी इन द टीम, कि वो उस इम्पैक्ट से नहीं खेल पा रहे। सेकेंडली, तो पहली बात तो ये कहना कि ये सब मतलब ये इस बात को इग्नोर ही कर देना एकदम एंड इम्पैक्ट नहीं आ रहा गेम पे उतना एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द मॉडर्न T20 गेम, इट इज़ वेरी डिल्यूजनल। एंड ऑल्दो आई मतलब यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम विराट कोहली। उसका वो पूरा कैरेक्टर है भाई, उसके अंदर वो है एरोगेंस, वो एग्रेशन है एंड इट वर्क्स फॉर हिम। सो आई एम नॉट सरप्राइज कि विराट कोहली ने ये कहा है। बट द सेकेंड पॉइंट कि आप कॉमेंटेटर्स पे हिट कर रहे हो ऐसे एंड कह रहे हो कि जिसने ऐसा नहीं करा है, खुद नहीं खेला, उसको नहीं बोलना चाहिए। भाई पहली बात तो वहाँ कॉमेंटेटर्स में कॉमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर, अपना विराट कोहली कह रहा हूँ, केविन पीटरसन, ऐसे बड़े बड़े बैट्समैन बैठे हुए हैं जिन्होंने इफ़ नॉट मोर देन आपके जितना खेला हुआ है। ठीक है, सुनील गावस्कर ने 10,000 रन बनाए, आपके अभी तक टेस्ट मैचेस में नहीं होते रन। अगर कोई बंदा आपको क्वेश्चन कर रहा है तो उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो नहीं है। पहली बात तो ये, इफ एट ऑल योर क्राइटेरिया है कि आपको खुद खेला हुआ होना चाहिए। तो ये सब बेवकूफ़ नहीं बैठे कमेंट्री बॉक्स में, उन्होंने भी, वो भी अपने गेम के लेजेंड्स हैं, अपने एरा के लेजेंड्स रहे हैं। दूसरी बात ये कहना कि सिर्फ वही बंदा बोल सकता है जिसने खेला है, उस लॉजिक से तो भाई फिर विराट कोहली को किसी भी और चीज़ में ज़िंदगी में, क्रिकेट को छोड़ के, कोई कमेंट या ओपिनियन रखना ही नहीं चाहिए। और उस लॉजिक से तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड you are commenting something on this video, by Virat Kohli's logic you should also have no right to comment on my video because तुम एक क्रिएटर नहीं हो। Do you get how absurd that is? उस लॉजिक से किसी को भी पॉलिटिक्स में पार्टी नहीं लेना चाहिए, इलेक्शंस में जाके वोट ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप खुद कभी एक पॉलिटिशियन नहीं रहे हो। तो आपका ओपिनियन किस बेसिस पे है पॉलिटिक्स के ऊपर? सो यू गेट टू रियलाइज हाउ एब्सर्ड दैट फिलॉसफी और आर्ग्यूमेंट इज। You don't need to play out there to have an opinion. And वो उस कॉमेंटेटर का ओपिनियन है, तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तो मत अग्री करो भाई, तुम अपने ओपिनियंस रखो, बट उनको क्या कॉल आउट कर रहे हो? इससे अच्छा मे बी हैव मोर इम्पैक्ट इन द गेम विच यू डिड इन दिस गेम। सो आई थिंक ऑन फील्ड उसकी जो परफॉर्मेंसेज जो थी इस मैच में, सब भाई सारे डाउट्स उसने थोड़े बहुत एड्रेस करें आज, एंड अच्छा लगा देख के इस इनिंग्स को, काफ़ी रीअश्योरेंस मिली एज एन इंडियन फैन। बट ऑफ द फील्ड कमेंट्स जो थे दे वर अब्सर्ड, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट दीज कमेंट्स, कोई सेंस नहीं बनता। एंड इफ यू आर सपोर्टिंग दीज कमेंट्स देन आई थिंक यू नीड टू हैव अ रियलिटी चेक एज वेल। सो ऑन दैट नोट आई थिंक लेट्स होप आरसीबी एंड विराट कोहली अच्छा करते रहे। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट गेम ऑफ द वीकेंड विच इज CSK वर्सेस SRH। भाई इस मैच का शुरू होने से पहले मैं कहूँगा कि SRH की जितनी भी हाइप थी अभी तक कि यार 300 रन बनेंगे, ये होगा वो होगा, टॉप 2 में आएंगे, द मोस्ट डेंजरस टीम, आई थिंक इट इज सेफ टू अज्यूम कि सारे फैंस इन 2 हारों के बाद थोड़ा कहीं ना कहीं ग्राउंडेड तो हो जाने चाहिए। बिकॉज पहली बात तो आरसीबी से जिस तरीके से हारे वो लोग घर पे, इट वॉज टू स्टार्ट विद इट वॉज क्वाइट ह्यूमिलिएटिंग, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आप आज 78 रन से हारे हैं, एंड नोटिस हाउ दोनों मैचेस में चेस करते हुए हारे हैं। देयर आर सम ग्लेयरिंग मिस्टेक्स और वीकनेसेस in this SRH squad that you cannot ignore. And I think any team, RR का मैं फिर भी समझ सकता हूँ, किसी भी और टीम का, सिर्फ SRH नहीं, किसी भी और टीम का हक नहीं बनता है उस वक्त इतना एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट होने का कि वो बोल रहे हैं कि हम टॉप 4 में या टॉप 2 में फिनिश करेंगे। लिटरली बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पे है अभी टेबल, कोई एक मैच के बाद पूरी पोजिशंस बदल रही हैं। सो SRH को आई थिंक थोड़ा सा हम्बल हो जाना चाहिए। एंड कमिंग टू दिस गेम नाउ, भाई टॉस फिर से पैट कमिंस जीत जाता है। गायकवाड तो भाई बड़ा डिसअपॉइंटेड था, बोलता है कि यार आई विश कि एक बार तो टॉस मेरे फेवर में चला जाए, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था उसका। दे हैड टू बैट फर्स्ट, आई थिंक लॉजिक वही था कि चेस करो यहाँ पे बिकॉज ड्यू वगैरह पड़ती है, बट दिस विकेट डिड हैव सम असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ चेन्नई का जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच आता है
they're always, tinkering a bit with the pitch. They have the luxury of having multiple pitches at the Chepauk, जो कि हर कोई नेचर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है. एंड थैंकफुली पिच क्रिएटर उनकी सुनता भी है, विच इज़ वाई यू वुड सी कि Chepauk पे उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है. बट ठीक है भाई, अनफेयर एडवांटेज है तो उसको यूज़ भी करते हैं, करना भी चाहिए. मेरी टीम होती तो मैं भी यूज़ करता. इसके चलते हुए क्या होता है, टीम्स में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते. अपनी CSK की तो सेम ही टीम थी. SRH ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज किया यहाँ पे, एंड आई थिंक दिस शोज देयर वीकनेस ऑल्सो. दे प्रॉब्ली रियलाइज्ड कि उनको चेस करने में प्रॉब्लम आ रही है. एंड पता मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इफ़ यू नोटिस, इन्होंने एक बॉलर शॉट खिलाया आज. इनने मयंक मार्कंडे खिलाई ही नहीं. जो इनकी बैटिंग लाइनअप आफ्टर द इम्पैक्ट प्लेयर चेस करते वक्त जब होती है ना, जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो एक इम्पैक्ट प्लेयर के तरह एक सेकंड बंदे को ले आते हैं एज अ बैट्समैन. इन्होंने स्टार्ट उस लाइनअप से करा वाइल बॉलिंग, विच मेंट कि एक बॉलर कम खिला रहे हैं. और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट बैटिंग के टाइम पे एक और बैट्समैन ले आया, अनमोलप्रीत. तो बहुत बैटिंग हैवी जा रहे थे ये लोग इस बार, बिकॉज दे प्रॉब्ली डिड रियलाइज कि हमें चेज में प्रॉब्लम आ रही है. एंड कई लोग पता मुझे क्वेश्चन करते थे कि मयंक मार्कंडे को कैसे तुम कॉल आउट कर सकते हो कि विकेट्स तो ले रहा है एटलीस्ट, चाहे एक्सपेंसिव भी क्यों ना हो. एंड आई होप यू गॉट द आंसर. जब SRH की मैनेजमेंट खुद ही उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट गाय टू बी बेंच्ड, I think me questioning him a bit was valid. But anyway, moving to the first innings, 50 रन बनते हैं पावर प्ले में एक विकेट के लॉस पे CSK के, and I think it was a pathetic start. Let me be very honest. The way Rahane started, the way Daryl Mitchell was batting, it was so painful to see. इस बैटिंग सरफेस पे जहाँ पे माइंड यू आप कुछ भी कह लो, वन सेकेंड नोटिस हाउ कॉमेंटेटर्स एंड पिच एक्सपर्ट्स आपको कह रहे हैं कि पिच थोड़ी फंसेगी, स्पिन होगी, फिर भी 200 रन पार हुए हैं. एंड वो 200 मतलब 210 क्रॉस हुआ. एंड गायकवाड ने कहा था हम 10-15 रन शॉर्ट थे. 220 की बातें हो रही हैं, तो पिच खराब तो नहीं है. एंड सो ऑन दैट नोट, अगर आप लोग उस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में रखो, इट वॉज क्लियरली अ वेरी बैड स्टार्ट यार. एंड आई डोंट नो वाई रहाणे को ओपनिंग कराने डज नॉट वर्क. मेरे हिसाब से तो इट शुड नॉट बी कंटिन्यूड विद. आई सेड इन द प्रीव्यू कैसे आई वुड रादर हैव रचिन रविंद्र बैक इन प्लेस ऑफ Daryl Mitchell. आई नो Daryl Mitchell ने 50 मारी इवेंचुअली. द स्टार्ट वॉज हॉरिफिक यार. इनफैक्ट पूरा बर्डन दोबारा गायकवाड पे ही आया हुआ था. And if there is one guy who has learned and adopted to the modern demands of the T20 game, it is Gaikwad. पिछले 2-3 मैचेस से मैं देख रहा हूँ, सीजन के स्टार्टिंग में ना उसकी स्टार्ट्स बड़ी स्लो हो रही थी पावर प्ले में. And that was one of the criticism for Gaikwad on the basis of which why he could not or should not be in the World Cup squad. But पिछले 2-3 मैचेस में जिस तरीके से उसने पावर प्ले में एक्सेलरेट करा है ना, it has been मतलब क्या कहते हैं अनइमेजिनेबल, एब्सर्ड. बीइंग एन इंडियन, कई सारे इंडियन प्लेयर्स हैं जो कि इस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे. गायकवाड हैज़ बीन वन पॉजिटिव लाइट, जहाँ पे हम लोग देखेंगे उसकी स्ट्राइक रेट क्लोज टू 200 हो रही है पावर प्ले में. एंड ऐसा नहीं कि ही इज़ बॉर्न दैट वे, उसका नेचुरल गेम ऐसा नहीं है, बट ही हैज़ एक्सेप्टेड कि डिमांड जब ऐसी हो गई है, उससे वो मॉडिफाई कर रहे हैं अपने गेम को. मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई थिंक ही डिजर्व्स क्रेडिट देयर. रिगार्डलेस, इस फेज में भुवनेश्वर कुमार के 3 ओवर डलवा दिए जाते हैं, वही वो विकेट भी लेते हैं, 25 रन नहीं देता सिर्फ. नीतीश रेड्डी से सेकंड ओवर डलवाए जाते हैं. ही वॉज वन ऑफ द ओपनिंग बॉलर्स. ये बड़ा इंटरेस्टिंग था देखने के लिए, ऑल्दो उसका ज़्यादा बॉलिंग करता नहीं है वो. जब 10 ओवर खत्म होते हैं तो 92 for 1 का स्कोर था. 42 रन और आते हैं अगले 4 ओवरों में, विच मेंट की थोड़ा एक्सेलरेशन दिखाया था यहाँ पे, प्राइमरली बिकॉज गायकवाड तो जो एक्सेलरेट कर रहा था वो कर ही रहा था. डायल मिचेल ने थोड़ा इंटेंट दिखाना अब शुरू कर दिया था. एंड कमिंस और नाथकर दोनों पे थोड़ी पिटाई करता है वो. अब डायल मिचेल का केस भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ऑल्दो उसने फाइनली 50 मारी इस बार. बट अब नेक्स्ट फेज पे आते हैं. जिस तरीके से वो आउट भी हुआ है ना नाटकर पे, फुल टॉस पे, केविन पीटरसन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी LSG और RR के मैच के बाद, जब KL राहुल और सैमसन दोनों ने रन मार दिए थे. एंड फिर बात हुई थी कि किसको वर्ल्ड कप में लेना चाहिए. एंड ही सेड आई विल पिक सैमसन प्योरली बिकॉज ही इज़ अ क्लीनर हिटर ऑफ द बॉल. एंड ये चीज़ शायद एक एवरेज फैन को समझ में ना आए. लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस. आप 30 बॉलों पे 60 रन मार रहे हो, ठीक है. आप दूसरा बंदा जाए वो भी 30-35 बॉलों पे 60 रन मार रहा है. 19-20 का फर्क है. द डिफरेंस कुड स्टिल बी वेरी बिग. क्यों? क्योंकि अगर इतना आसान होता तो फिर सिर्फ स्टार्ट्स देख कर ही आप सिलेक्शन कर लेते हैं ना. और जब मैच को देखो सामने से, एक बंदा ऐसा होगा जो कि बहुत सारे डॉट बॉल्स खेल रहा होगा, एंड देन वो कॉम्पनसेट करने के लिए रैश शॉट्स खेल रहा होगा, जो कि उस दिन पे ऑफ हो जाएंगे, उसके रन भी बन जाएंगे, किसी और दिन पे आउट भी सकता था. एक बंदा जो कि एकदम कंट्रोल में दिख रहा है, मिडिल करके एफर्टलेसली छक्के भी मार रहा है और स्ट्राइक भी रोटेट कर रहा है. दैट गाय इज ऑलवेज द क्लीनर हिटर ऑफ द बॉल. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट,
डैरन मिचेल जैसे तरीके से आउट हुआ है ना, इट कंप्लीटली शोड मी वाई ही इज नॉट स्ट्राइकिंग द बॉल एज क्लीन एज इट शुड बी, विच इज वाई यू वुड से कि ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट रिकवर कर ली, रन भी मार दिए, डिसेंट अमाउंट ऑफ रन भी मार दिए, बट क्या ये चीज़ सस्टेनेबल होगी, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं अभी। और मुझे लगता है कि मैं रचिन रविंद्र को इसीलिए प्रेफर करूंगा। पहली बात तो उसके चक्कर में रहाणे को ओपनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, एंड डैरन मिचेल की जो स्लो स्टार्ट्स हैं उसको ही कॉम्पनसेट करेगा, बिकॉज रचिन रविंद्र ऑल आउट जाता है स्टार्टिंग से, एंड हिम अलॉन्ग साइड गायकवाड इन द पावर प्ले कुड लाइट अप द गेम इफ दैट हैपेंस। वन थिंग टू थिंक ऑफ फॉर ऑल द CSK फैंस, बताना कमेंट में क्या लगता है तुम लोगों को। 10 से 15 ओवर्स के बीच में 56 रन और ऐड होते हैं, सिर्फ एक ही विकेट गिरता है डैरन मिचेल का। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, कैसे जब मिचेल एक्सेलरेट करना शुरू हो गया ना तो गायकवाड थोड़ा स्लो पड़ गया था, एंड गायकवाड ने ये चीज़ खुद बोली भी कि मैं जिस ट्रैजेक्टरी पे जा रहा था शायद मैं उस ट्रैजेक्टरी पे फिनिश नहीं कर पाया, एंड उसके चलते मुझे डर लगा था कि कहीं 10-15 रन कम तो नहीं रह गए, 220-230 होना चाहिए था टारगेट। एंड देन ही वॉज हैप्पी एंड रिलीव्ड कि भाई अल्टीमेटली इतने पे हम लोग जीत ही गए मैच, एंड कन्विंसिंगली जीत गए। बट ये एक पैटर्न था जो हमने नोटिस करा यहाँ पे। भुवनेश्वर कुमार के जो है 4 ओवर उसका कोटा पूरा खत्म हो चुका था बाय द टाइम 15 ओवर्स वर डन फॉर द टीम, एंड यहाँ पे वो 38 रन देता है विच वॉज नॉट वेरी गुड। बट द पॉइंट वॉज वंस अगेन पैट कमिंस मेड इट क्लियर कि भुवनेश्वर कुमार डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं करेगा। पिछले मैच में भी ऐसे ही हुआ था जब सिर्फ एक ओवर डाला था उसने। ये भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है बिकॉज भुवनेश्वर कुमार यूजुअली इज अ बॉलर जिसको आप डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराते हो। सो एक डिफरेंस ऑफ स्ट्रैटेजी है पैट कमिंस के एज अ कैप्टन, उसने अपने एक अलग स्ट्रैटेजी दिखाई है, क्योंकि ये भी इट डज नॉट वर्क एग्जैक्टली, क्योंकि पैट कमिंस इसके चलते हुए खुद को बहुत बैकिंग दे रहा है। एट डेथ ओवर्स में उसकी बहुत पिटाई हो रही है भाई। आज फिर उसने 4 ओवर डाल के कुछ 50 रन कुछ खाए हैं। स्टार्टेड द IPL वेरी वेल एज अ बॉलर फॉर श्योर, बट पिछले 2-3 मैचेस में उसकी बहुत पिटाई हो रही है, एंड ही मे हैव टू रीथिंक अबाउट दिस स्ट्रैटेजी वेयर ही इज ऑप्टिंग हिमसेल्फ ओवर बुमराह इन द डेथ ओवर्स। बुमराह कह रहा हूँ, भुवनेश्वर कुमार। सोचना पड़ेगा बिकॉज आखिरी के 5 ओवर में फिर से 64 रन आते हैं, एंड दिस इज व्हेन आई एम सेइंग कि आखिरी के 1-2 ओवर में रन कम बने हैं। गायकवाड ने भी ये बोला है। सेकंड लास्ट ओवर उनादकट का था, सिर्फ 8 रन आते हैं। लास्ट ओवर नटराजन का था, वहाँ पे भी 10-12 रन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। एंड दुबे, थैंक्स टू दुबे, उस बंदे ने एक्सेलरेट करके दिखाया भाई। 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट थी वंस अगेन। उसको भी आई डोंट थिंक हाउ एनीबडी सेज नो टू हिम फॉर द वर्ल्ड कप। स्क्वाड में तो होना ही पड़ेगा उसको यार। हर मैच में बंदा परफॉर्म कर रहा है। आज नॉट आउट भी था, धोनी भी एक चौका मार देता आके मिसफील्ड की वजह से। मज़ा आ गया मतलब देख के। दुबे को तो जितना क्रेडिट दो उतना कम है। जब गायकवाड स्लो पड़ा था, दुबे ने इंश्योर करा कि वो दूसरे एंड से तो रन मार ही रहा है, एकदम ही ठुस ना पड़ जाए टीम। एंड नटराजन के लिए भी कई लोग कहेंगे क्या अंडररेटेड शॉट एक हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए। आई थिंक अभी शायद पिछले 2-3 मैचेस के फॉर्म के बेसिस पे हाँ लोग कहेंगे, बट नटराजन एक ऐसा केस है ना, तो इंजरी प्रोन बहुत है, प्लस नॉट मच एक्सपीरियंस। आई वुड वेट टिल द एंड ऑफ द IPL, तब तक तो टीम ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी होगी। तो इस सिर्फ 2-3 हफ्ते के फॉर्म के बेसिस पे कहना कि वो वर्ल्ड कप खिला दो सीधा, बहुत डाइसी है। फॉर दैट रीजन आई मे नॉट हैव हिम। रिगार्डलेस, मूविंग टू द सेकेंड इनिंग्स, 53 रन बनते हैं पावर प्ले में ऑफ SRH, एंड 3 विकेट गिर जाते हैं। हमने ये चीज़ लास्ट मैच में भी कवर करी थी SRH के, जब RCB से हुआ था। उस मैच में हमने रिव्यू करा था कैसे अगर आप इनके टॉप ऑर्डर को एक्सपोज कर दो ना, तो इनके मिडिल ऑर्डर में दम है ही नहीं। आज फिर से वो चीज़ प्रूव हो गई। तुमने हेड और अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया जल्दी, 150 भी नहीं बने टीम के। क्लासन का भी आज बहुत बड़ा रोल था इसमें कि क्यों नहीं रन बन पाया, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट देश पांडे की बात करते हैं यार। देश पांडे ने 3 विकेट लिए पावर प्ले के अंदर, एंड द वे जो उसका अपराइज हुआ है ना इस टूर्नामेंट का, बड़ा अच्छा लगा देख के भाई। ही हैज़ बीन दैट वन अनकैप्ड इंडियन बॉलर, जो कि ना लोग जैसे हर बॉलर के लिए शुरू कर देते हैं वर्ल्ड कप शाउट्स देना। बीच में कुलदीप सेन के लिए भी शुरू कर दी थी। सो इंटरेस्टिंग टू सी कैसे देश पांडे के लिए कोई नहीं बोल रहा है। आई डोंट थिंक ही शुड बी इन द वर्ल्ड कप, बट अगर सबके लिए शाउट्स दे रहे हो तो इसके लिए भी दे दो भाई, इसमें क्या बुराई है, वो भी तो अच्छा कर रहा है। लेट्स सी ये चीज़ें होती हैं कि नहीं। बट आफ्टर दैट देखो, मार्करम क्रीज पे था, अनमोलप्रीत वन डाउन आया था, वो आउट हो गया। अभिषेक एंड ट्रैविस हेड दोनों आउट हो गए। मार्करम के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कुछ करके दिखाए, एंड सैडली ही फेस्ड अ ब्लाइंडर ऑफ अ डिलीवरी फ्रॉम पथिराना, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। 10 ओवर जब खत्म होते हैं, 78 रन थे इनके और 4 विकेट गिर चुके थे, विच मेंट सिर्फ और सिर्फ 25 रन और आए हैं 24 बॉलों में इस फेज में, एंड यहाँ से वो मैच खत्म हो गया था। आखिरी के 10 ओवर के लिए आपने 130-140 रन छोड़ दिए, एंड जब ऑलरेडी आपके 4 विकेट गिर चुके हों,
और सिर्फ क्लासन एक बैट्समैन बचा हो तो इट इज़ अनफेयर टू एक्सपेक्ट कि लोग चेस करके देंगे. आई थिंक चेन्नई ने इस फेज में गेम किल कर दिया था. अगर यहाँ पे एक विकेट और ना गिरा होता तो शायद फिर भी आर्ग्यू कर सकते थे कि गेम बचता है यहाँ पे. जडेजा एंड मुस्तफिजुर रहमान यहाँ पे ये दोनों डोमिनेट कर रहे थे. जडेजा भाई साहब नीतीश रेड्डी का विकेट ले जाते हैं ऐसे बाउंसर पटक के, पता नहीं 105-110 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो बॉल आई थी. एंड जडेजा हैज़ बीन सो ग्रेट इन दिस इनिंग्स. वंस अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द वर्ल्ड कप बिकॉज ये लोग फाइनली फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे. ऐसी जगह पे जहाँ पे इतनी ड्यू पड़ती है सेकेंड इनिंग्स में, एज अ स्पिनर बहुत मुश्किल होता है बॉलिंग करना. एंड वहाँ पे उसने 4 ओवर में से आई थिंक 22-24 रन ही दिए सिर्फ और एक विकेट भी लिया है. वेरी अंडररेटेड परफॉर्मेंस विद द बॉल फॉर जडेजा. बैटिंग में स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है लेकिन बॉलिंग में ही हैज़ बीन गुड यार. एंड अगले 5 ओवर में 10 से 15 ओवर के बीच की बात करते हैं, एक और विकेट गिर जाता है जो कि माकरम का होता है. 109 रन बन जाते हैं विच मीन्स कि पथी राणा जो है वो सिर्फ एक ही ओवर डालता है. 15 ओवर हो गए थे गेम के और सिर्फ एक ही ओवर डाला था पथी राणा ने. दिस वॉज ऑल्सो अ ग्रेट लग्जरी एंड अ मास्टर स्ट्रोक बाय गायकवाड बिकॉज दिस मेंट कि आखिर के 5 ओवर में से 3 ओवर पथी राणा के होंगे. तो जो आप थोड़ा बहुत चांस सोच भी सकते थे ना वो वैसे ही किल ऑफ हो गया क्योंकि 3 ओवर तो वो बंदा डालने वाला है. तो एकदम ही चोक कर दिया भाई एसआरएच को सीएसके ने, एकदम ही चोक कर दिया. मार्करम यॉर्कर पे बोल्ड होता है. द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज क्लासन आता है बैटिंग करने के लिए एंड क्लासन को इतना स्ट्रगल करते हुए मैंने नहीं देखा इस सीजन. इतना स्ट्रगल कर रहा था. 15-16 बॉलों पे कुछ 15-16 रन नहीं थे उसके. स्ट्राइक रेट बहुत कम थी उसकी. एक छक्का मारा था जडेजा पे बस, वरना तो डॉट पे डॉट खेले जा रहा था. एंड क्लासन अगर इतना स्ट्रगल कर रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अब्दुल समाद से या फिर शहबाज से? कोई चांस ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सी बिकॉज यहाँ पे अगले 4 ओवरों में आई थिंक 19 ओवर्स पूरे भी नहीं होते, उसी में गेम खत्म हो जाता है. पथी राणा एक और बोल्ड मारता है हमारे क्लासन को. उसके बाद देश पांडे विकेट ले लेता है, मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट ले लेता है. एंड सो एसआरएच ऑल आउट हो जाती है भाई, पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई. एंड दिस इज एज बिग ऑफ अ ह्यूमिलेशन एज इट गेट्स. आई थिंक आफ्टर दिस विक्ट्री फर्स्टली सीएसके इज बैक इन एक्शन बिकॉज अब थर्ड पे आ गए एकदम से. दिस इज हाउ वॉलेटाइल द टेबल इज राइट नाउ. एक मैच के रिजल्ट से एकदम ऊपर एकदम नीचे हो सकते हो आप. बहुत अनसर्टन है टेबल इस वक्त. अभी सीएसके 2 मैचेस पिट के आ रही थी और अभी एक मैच जीत के दोबारा थर्ड पे आ गई. तो एवरी टीम हैज़ अ चांस कि ऊपर आ सकते हैं टेबल पे. एसआरएच के पास भी चांस है. द पॉइंट इज एसआरएच के पास इतनी ईजी मैचेस अब बचे नहीं है. एंड अब तो हर टीम टेम्प्ट होगी पहले बैटिंग करना एसआरएच के अगेंस्ट, क्योंकि घटिया पिचेस पे भी ना आजकल तो हम देखिए ना 220 रन तो बन ही रहे हैं. घटिया पिच कहने का मतलब ये जो आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, जहाँ पर 250 रन नहीं बन सकते. उनको कमेंटेटर्स आजकल कह देते हैं ना कि थोड़ी स्लो पिच है, ये पिच है, वो पिच है. उनको कह रहा हूँ मैं, उस पर भी 220 रन तो बन ही रहे हैं. और एसआरएच अगर चेस कर रही है, पहले बैटिंग करी तो 300 ही बना सकती है, पर चेस कर रही तो भाई 200 का टारगेट भी शायद ना चेस कर पाए. इतनी बेकार चल रही है बैटिंग अभी इनकी. सो आई थिंक दिस कुड बी अ प्लॉय दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट एसआरएच गोइंग फॉरवर्ड बाय अदर टीम्स एज वेल, बिकॉज एसआरएच बैटिंग फर्स्ट इज अ टोटली डिफरेंट टीम एज कंपेयर टू व्हेन दे आर चेजिंग. एंड इतना बड़ा डिफरेंस दिखना इनकी बैटिंग में, ये थोड़ा कंसर्निंग तो है. और अगर हर टीम इसका एक पैटर्न क्रिएट कर देगी ना कि पहले बैटिंग करने टॉस जीत के एंड फिर हरा दे रहे हैं, तो यार एसआरएच की पूरी हाइप का क्या ही फायदा था. तुमने 300-250 जो भी बनाए हैं, क्या फायदा अगर तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या करोगे उन रनों का? कुछ नहीं होने वाला. इन सेइंग दैट आई वुड स्टिल से कि एसआरएच को अपना अप्रोच चेंज नहीं करना चाहिए. आज आई वुड आर्ग्यू कि एसआरएच ने पावर प्ले में थोड़ा बहुत अपना अप्रोच चेंज करा था जब अभिषेक शर्मा वगैरह भी बॉल्स को लीव कर रहे थे. यार एक मैच आरसीबी से हार गया, क्या जरूरत है चेंज करने की अप्रोच को? यार करो ना स्टिक द अप्रोच दैट हैज वर्कड सो वेल फॉर यू. तुमने पूरा T20 क्रिकेट का नक्शा बदल दिया एंड आई गिव क्रेडिट टू एसआरएच फॉर दैट. तुम चेंज क्यों कर रहे हो उसको? व्हाई आर यू गोइंग बैक ऑन योर वर्ड? फिर तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रह जाएगी भाई एसआरएच के लिए. कमेंट्स की इतनी बढ़िया बढ़िया स्पीचेस की भाई हर टीम को डरना चाहिए, हमसे ये करना चाहिए, तो कंटिन्यू करो ना उस इंटेंट के साथ. चेंज क्यों कर रहे हो? सो आई वुड से कि यार एसआरएच को लेट्स I want them to be true to their identity, true to their approach. Don't get scared by a couple of losses. अभी भी एसआरएच टॉप 2 में भी फिनिश कर सकती है, बट ज़मीन पे आना बहुत ज़रूरी है और रियलिटी को देखना बहुत ज़रूरी है. रियलिटी ये है कि तुम चेस करते वक्त ऐसी की तैसी करवा रहे हो अपनी. एंड फैंस को भी जितना उछल रहे थे, आई थिंक इट इज़ अ क्राइम राइट नाउ फॉर एनी फैन बेस, चाहे सिर्फ एसआरएच की नहीं कोई भी टीम की, टू बी ओवर कॉन्फिडेंट राइट नाउ. कुछ भी हो सकता है भाई, अभी बहुत अनसर्टन है. अपार्ट फ्रॉम राजस्थान एंड आरसीबी,
आप एकदम टॉप और एकदम बॉटम। BSC कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है अभी। सो स्टे हम्बल, फोकस ऑन ईच गेम वन एट अ टाइम, एंड विद दैट विल मूव फॉर टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पॉडकास्ट, विच इज द प्रीव्यू फॉर KKR वर्सेस DC। ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल मैच होने वाला है मेरे हिसाब से। मतलब मैंने इतने सारे मैचेस का प्रीव्यू कर लिया अभी तक, आधा IPL हो चुका है, इनफैक्ट 2/3 होने वाला है। जितना अनसर्टन मैं इस मैच को लेके हूँ ना, उतना मैं किसी मैच को लेके नहीं हूँ। लेट मी स्टार्ट बाय दैट, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। DC जो कि अभी बॉटम 3 में थी एक टाइम पे, 2-3 मैचेस पहले तक, अगर वो कल का मैच जीत जाती है ना, कल का क्या, अब तो आज का ही मैच है KKR से, अगर KKR से जीत जाते हैं तो वो सेकंड पे आ जाएंगे। ऑफकोर्स 2-3 मैचेस ने एक्स्ट्रा खेले हर टीम से, तो उसका लीवरेज है, बट इफ इट इज इवन फॉर जस्ट वन नाइट, DC कैन एंड अप ऑन द सेकंड पोजीशन सीधा, सबको लीप करके ऊपर सेकंड पे आ जाएंगे। इतना अनसर्टेन है इस वक्त IPL, एंड ये मैच भी उतना ही अनसर्टेन होने वाला है। ऑफकोर्स 5 सेगमेंट को कवर करेंगे डिटेल में, पिच कंडीशंस, प्लेइंग 11 हेड टू हेड की बैटल प्रेडिक्शन सब करेंगे। बट टू स्टार्ट ऑफ ऑन दिस नोट कि यार आई थिंक अगर आप KKR के फैन हो या फिर DC के फैन हो, अगर आप DC के फैन हो डोंट बी सो कॉन्फिडेंट, अगर आप KKR के फैन हो तो डोंट बी सो सच अ क्राई बेबी राइट नाउ कि हमसे ये भी नहीं हो रहा वो भी नहीं हो रहा, बिकॉज आई विल टेल यू हाउ नैरेटिव्स आर शेप्ड अराउंड बोथ द टीम्स, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेगमेंट, पिच और कंडीशंस की बात करते हैं। पहली बात तो ईडन गार्डन से मैच होने वाला है, डेफिनेटली टॉस जीत के आप चेस करना चाहते हो, डेफिनेटली। पंजाब वाले मैच के बाद तो कोई क्वेश्चन रह ही नहीं गया है, बट हेयर इज वाई दिस गेम गेट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ईडन गार्डन्स जो ग्राउंड है ना, दिस इज द क्लोजेस्ट इट गेट्स टू फिरोशा कोटला। छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज है, ड्यू पड़ती है, पिच सुपर बैटिंग फ्रेंडली है, वेरी फास्ट आउटफील्ड, ये सारे फैक्टर्स रेप्लिकेट करते हैं दोनों ग्राउंड्स पे। एंड अगर हम लोग फिरोशा कोटला की बात करें तो वहां पे दिल्ली पिछले 2-3 गेम से टॉस जीत के बैटिंग करना चाहती है पहले। और ये दिस ब्रिंग्स मी बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट। मैंने स्टार्टिंग में कैसे कहा था कि आजकल 2 स्ट्रैटेजीज चल रही हैं जब से ये इतने हाई स्कोरिंग गेम्स होने शुरू हुए हैं। जो ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी है वो ये है कि चेस करो हमेशा, क्योंकि इट इज ऑलवेज बेटर टू चेस इन द T20s। सेकेंड स्ट्रैटेजी, जो नई स्ट्रैटेजी निकल के आ रही है, दैट टीम्स लाइक दिल्ली आर यूजिंग, कि क्योंकि अब the potential scoring absurdly high scores like 250 is much more open now, might as well bat first, create such a big total that is practically unchaseable, so that जब आप दूसरी टीम चेस कर रही हो, every single dot ball adds immeasurable amount of pressure, and वो प्रेशर में फिर eventually टीम सकम कर जाएगी चेस करते वक्त। So दिल्ली has been in favor of the second strategy, and क्योंकि फिरोशा कोटला की पिच जो है it is almost the same as the Eden Gardens, क्या हमें एक ऐसा केस देखने को मिल सकता है जहां पे टॉस पे दिल्ली कैपिटल्स चाहती है वो पहले बैटिंग करें एंड KKR चाहती है कि वो चेस करें? बिकॉज KKR तो डेफिनेटली चेस करना चाहती है, इट हैज़ बीन वेरी क्लियर। ऐसा हो सकता है शायद। अगर दिल्ली यहाँ पे आके कहती है कि हम चेस कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सरप्राइज तो हूँगा। आई नो इट विल साउंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यू, बट इट इज़ नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज यू मे थिंक इट इज़। सो दिल्ली कुड वेरी वेल बी इन फॉर बैटिंग फर्स्ट इफ दिस स्टे ट्रू टू देयर क्या कहते हैं आइडियोलॉजी। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम लोग सेकेंड फेज की बात करें, सेकेंड अपना सेगमेंट की बात करें, विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड। 33 मैचेस हुए इन दोनों टीम्स के बीच में। 17 बार जो है KKR जीती है, 15 बार दिल्ली कैपिटल्स जीती है, और एक बार वो आई थिंक टाई या फिर नो रिजल्ट का कुछ था सीन वहाँ पे। सो बहुत ही क्लोज रहा है ये राइवलरी, सिर्फ 2 मैचेस का फर्क है। एंड अगर DC ये मैच जीत जाती तो इट विल गेट इवन क्लोजर। लास्ट के 10 मैचेस के रिकॉर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे 6 बार जो है KKR जीती है एंड 4 बार DC जीती है। एंड लास्ट के जो हम लोग 4 मैचेस की बात करें तो वहाँ पर इनफैक्ट मैं उल्टा बोल रहा हूँ, शायद 6 में से 10 बार DC जीती है, लास्ट में 5 में से 4 बार जो है DC दोबारा जीती है। KKR अभी रिसेंट मैच अपना जीती थी। तो रीसेंट जो फॉर्म है ना वो बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है DC को। इसका तोड़ पता है क्या है? ईडन गार्डन्स में आज तक 8 बार मैचेस खेले दोनों, उसमें से 6 बार KKR जीती हुई है। तो ऑल्दो ऑफ लेट हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा फेवर करती है DC को, बट ईडन गार्डन्स पे आके KKR इज़ अ डिफरेंट बीस्ट। इसका एक एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ये भी है कि पिछले 2-3 साल जो है पैंडेमिक में थे, तो वहाँ पे मैचेस कोलकाता में हो ही नहीं रहे थे। उसकी वजह से ये जो रीसेंट रिकॉर्ड है वो काफ़ी स्क्यूड है दिल्ली के फेवर में। बट जब ईडन गार्डन्स में मैच होता है तो फिर द रिकॉर्ड गेट्स स्क्यूड टुवर्ड्स KKR।
सो रीसेंट हिस्ट्री के बेसिस पे आप ये अज्यूम कर सकते हो कि हाँ डीसी के पास एक एडवांटेज तो है इन शेयर नंबर्स, बट इस ग्राउंड पे हिस्टोरिकली फेवर नहीं करता डीसी को वो बिल्कुल भी। तो यू कुड से इट इज क्वाइट इवन अगर हम लोग हिस्ट्री के पॉइंट को कंसिडर करा जाए तो। नेक्स्ट इज प्लेइंग 11, ठीक है। प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए यहाँ पे, विल स्टार्ट विद डीसी फर्स्ट एंड स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली। मैकगर्क एंड साथ में अभिषेक पोरेल नहीं, पृथ्वी शॉ। आई वॉन्ट पृथ्वी शॉ टू स्टार्ट। आई थिंक पोरेल पावर प्ले में जो मैकगर्क जितना अच्छा काम करता है उसको रूइन कर देता है दूसरे से नेगेट करके, स्ट्राइक रेट उसकी 100 के ऊपर जाती नहीं है। आई रादर हैव पृथ्वी शॉ। वैसे भी दिल्ली हैव नॉट बीन लूजिंग अ लॉट ऑफ विकेट्स लेटली, प्लस बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे वैसे भी इतने बैट्समैन की जरूरत है नहीं, जो होंगे टिकेंगे वो लंबा खेल ही जाएंगे। तो आई रादर हैव पृथ्वी शॉ, जो कि ये तो मारेगा तो आउट होगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। आई थिंक आई विल गो पृथ्वी शॉ फॉर दैट रीजन। नंबर 3 पे शाई हो पाएंगे मेरे लिए फिर से। 4 पे पृथ्वी शॉ कह रहा हूँ ऋषभ पंत। 5 पे ट्रिस्टन स्टब्स होंगे। नंबर 6 पे अक्षर पटेल आ जाएंगे। नंबर 7 पे आई थिंक कुमार कुशवाहा के साथ कंटिन्यू करा जाएगा, बिकॉज पिछले मैच में बैटिंग भी नहीं आई, तो किस रीजन से ड्रॉप करोगे आप। फिर कुलदीप, मुकेश, खलील, ये 3 हमारे बॉलर्स हो गए। एंड 11वां बंदा मैं लिजार्ड विलियम्स के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। आई थिंक आई वॉज रियली इंप्रेस विद हिम अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, एंड उसका एक टैक्टिकल रीजन भी होगा इस मैच के लिए, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। इम्पैक्ट प्लेयर में या तो आप पोरेल को ला सकते हो या तो रसीक धर को लेके जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन अगर मान लो कि पहले बैटिंग आ जाए एंड केकेआर ने आपको पहले ही आउट कर दिया, बहुत जल्दी एक्सपोज कर दिया टॉप ऑर्डर को, और अगर आपको ज़रूरत पड़ गई कि एक्स्ट्रा बैट्समैन लाने की, तो आप पोरेल को यूज़ कर सकते हो। ऐसा क्यों होगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड अगर रन बन जाते हैं, इफ दे आर गुड इनफ रन्स, तो फिर आप रसीक दर को लाओ एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। पिछले 2 मैचेस से बड़ा अच्छा कर रहा है वो। स्ट्रेटेजिकली बताता हूँ आपको क्यों हमें पोरेल को लाने की जरूरत पड़ सकती है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। The lack of batting depth in DC is actually a fact. नंबर 7 पे कुमार कुशाग्रे आते हैं, उसके बाद नंबर 8 से सारे बॉलर्स हैं कुलदीप यादव के साथ। सिर्फ 7 बैट्समैन है टीम में। आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसमें डेप्थ नहीं है, एंड क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस से इतने विकेट गिर ही नहीं रहे कि डेप्थ एक्सप्लॉइट हो, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि एक्स्ट्रा बैटर खिलाने की। बट अगर केकेआर बाय चांस इनको जल्दी आउट करती है, स्टार्टिंग के 3-4 विकेट्स निकाल लेती है, तो इन्हें इस मैच में ज़रूरत पड़ सकती है एक इम्पैक्ट प्लेयर में एज अ बैट्समैन किसी को लाने की, फॉर एग्जाम्पल अभिषेक पोरेल इन दिस केस, एंड देन दे वुड हैव 1 बॉलर शॉट वाइल डिफेंडिंग द टारगेट इन द सेकंड इनिंग्स। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि डीसी हैज़ टू इंश्योर दैट द लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ इज नॉट एक्सपोज्ड इफ दे आर बैटिंग फर्स्ट। क्योंकि ईडन गार्डन्स जैसे पिच पे आई थिंक इट इज सेफ टू अज्यूम आज के टाइम पे तो एटलीस्ट 230-240 तो बनाने पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि डीसी की बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही है, इसको मैं लास्ट सेगमेंट में कवर करूंगा अभी जब हम लोग प्रेडिक्शंस की बात करेंगे। आई विल एक्सपोज द नैरेटिव्स बिहाइंड बोथ द टीम्स, ठीक है। सो आई थिंक स्ट्रेटेजिकली इफ दे बैटिंग फर्स्ट दे शुड बी आइंग फॉर अ 230-240 टारगेट। बहुत अनरियल लग रहा है सुनने में, जानता हूँ, बट ये आई पर अनरियल ही रहा यार, क्या करूँ। एंड इसके लिए शायद एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। सेकेंडली लिजार्ड विलियम्स को मैं क्यों रख रहा हूँ, दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ सुनील नारायण द बैट्समैन राइट नाउ। Quite frankly, nobody has been able to have an explanation on how he is doing so well. आरसीबी ने कुछ हद तक एक सेटअप क्रिएट करा था, बट आई डोंट थिंक दिल्ली के पास वैसे बॉलर्स हैं जो कि आरसीबी वाला टेम्पलेट फॉलो कर पाए, स्विंगिंग इट अक्रॉस एंड इनटू द बॉलर, इनटू द बैट्समैन। एंड लिजार्ड विलियम्स जिस तरीके से हरी अप कर रहा था ना बैट्समैन, रोहित शर्मा को हरी अप कर दिया था बाउंसर पे, जो कि पुल का बेस्ट प्लेयर है, तो नारायण से तो टॉपर्स निकलवा ही सकता है फॉर जस्ट दैट रीजन अलोन। एंड यू वुड से यार सिर्फ एक बंदे के लिए आप एक पूरा प्लेयर खिला दोगे टीम के अंदर, भाई आई थिंक नारायण इज वर्थ इट, वरना फिर वो 100 मार देगा, क्या फ़ायदा। आई थिंक इट मेक्स टोटल सेंस कि लिजार्ड विलियम्स को इस पर्पज से रखा जाए। अनदर स्ट्रेटेजिकल रीजन ऑन व्हाई आई वाज सेइंग इट 230-240 का टारगेट रहना चाहिए, कमिंग टू द नैरेटिव पॉइंट, आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन इट राइट अवे। केकेआर का नैरेटिव अभी क्या चलता हुआ आ रहा है कि भाई ये बड़े बड़े टारगेट्स को क्या कहते हैं, लीक कर देते हैं, चेस करने देते हैं दूसरी टीम को, 240 बना के भी सेफ नहीं रहते, 250 बना के भी सेफ नहीं रहते। एंड डीसी का अभी एकदम से नैरेटिव बड़ा अच्छा चल रहा है बिकॉज अभी 2-3 मैचेस जीत के आ रहे हैं एंड 240-250 स्कोर भी करके आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों टीम्स में ना एक्चुअली में फ़र्क पिछले 2-3 मैचेस में बहुत कम है, बट नैरेटिव क्या है, एक टीम केकेआर जो कि बॉटलर्स है इस वक्त, और एक टीम डीसी जो कि बहुत तगड़े फॉर्म में। रियलिटी ऑफ सिचुएशन पता है क्या है, केकेआर फर्स्टली 2nd पोजीशन पे, डीसी अभी मिड टेबल पे। दूसरी बात, दोनों ही टीम्स बैटिंग बहुत तगड़ी कर रही हैं, बट बॉलिंग के मामलों में ना डीसी आई वुड से 3-4% बेटर है। क्यों?
क्योंकि केकेआर भी 250 मार रही है, डीसी भी 250 मार रही है, लेकिन केकेआर लास्ट ओवर में आके जस्ट हार जा रही है, डीसी 5-6 रन से जीत जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि डीसी की बॉलिंग बहुत अच्छी है कि भाई 100 रन के मार्जिन से जीत रहे हैं 250 बनाने के बाद, वो भी ऑलमोस्ट चेस करवा ही दे रहे हैं जो भी टीम बैटिंग करने आ रही है सेकंड। चाहे तुम जीटी वाला मैच ले लो जब राशिद खान ने ऑलमोस्ट चेस कर दिया था, चाहे पिछला मुंबई का मैच ले लो, सिर्फ 10 रन से हारे हैं लोग। तो दे ऑल्सो लीक अ लॉट ऑफ रन्स बट जस्ट इनफ टू इंश्योर कि वो 5-10 रन से तो जीत ही जाए। ऑन द अदर हैंड केकेआर वो 5-10 रन का मार्जिन भी मेंटेन नहीं कर पा रही। तो एक्चुअल रियलिटी में दोनों टीम्स में फर्क बहुत कम है, बट नैरेटिव में बहुत फर्क इसलिए बिकॉज केकेआर सेकंड पोके से बॉटल कर रही है और डीसी नीचे से ऊपर आ रही है अभी, तो वो अंडरडॉग की तरह खेल रही है। तो नैरेटिव में सुनने में लगेगा कि डीसी बड़े अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड पे चल रही है, केकेआर ऑफ लेट एकदम से बॉटल करना शुरू कर दे रही है, बट ये सच्चाई नहीं है। मूविंग टू केकेआर नाउ, इनकी क्या टीम होनी चाहिए? ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। सुनील नारायण, फिल सॉल्ट ओपनिंग करेंगे, रघुवंशी यहाँ पे वन डाउन पे आने चाहिए, उनको वन डाउन पे ही बैटिंग कराना प्लीज़। इसके साथ टॉप 3 के साथ टिंकर करने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 पे आई थिंक श्रेयस अय्यर कंटिन्यू करेंगे एज अ कैप्टन, लास्ट मैच तो रन भी बना दिया था अच्छे स्ट्राइक रेट पे, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नंबर 5 पे मैं रिंकू को लेके आऊँगा, लेट हिम बैट एट नंबर 5, ज़्यादा नीचे मत लेके आओ, लेट हिम हैव दिस गेम। मुझे लगता है रिंकू को एट नंबर 5 लेके आना इज मच बेटर देन समबडी लाइक वेंकटेश अय्यर और रमनदीप सिंह। आई वुड हैव रिंकू अप देयर, ठीक है। क्यों, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। फिर मैं रमनदीप सिंह को लेके आऊंगा नंबर 6 पे, नंबर 7 पे रसल को लेके आऊंगा, रसल को नंबर 6 पे लेके नहीं आऊंगा, इसका भी रीजन बताऊंगा अभी। तो रमनदीप शुड बी एट नंबर 6 इन माय ओपिनियन। नंबर 8 पे, अब देखो ये एक फ्लोटिंग बैट्समैन होगा, ये नंबर 8 पे मैं बोल इससे रहा हूँ बिकॉज मैंने इससे पहले के सारे प्लेयर्स को मेंशन कर दिया, बट ये जो नंबर 8 का प्लेयर है ये कहीं भी बैटिंग कर सकता है। दिस कुड बी आइदर ऑफ नीतीश राणा इफ ही इज फिट और मनीष पांडे। वेंकटेश अय्यर को मैं नहीं रखूंगा इस मैच में, ठीक है। क्यों, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हर्षित राणा आएगा, चमीरा को मैं कंटिन्यू करूंगा एंड वैभव को लेके आऊंगा एज अ पेसर। इंपैक्ट प्ले में वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं, तो नो थर्ड स्पिनर हेयर, वरुण एंड नारायण आर इनफ। अब स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे आते हैं, वेंकटेश अय्यर क्यों नहीं खेल रहा। आई थिंक वेंकटेश अय्यर को मैं फाइनली अब कह सकता हूँ कि आई वुड नॉट हैव हिम इन द नेक्स्ट गेम बिकॉज केकेआर की एक बहुत बड़ी वीकनेस क्या रही है स्ट्रेटेजिकली। हमने ना पिछले 2-3 मैचेस से देखा है, राजस्थान वाला मैच ले लो, पंजाब वाला ले लो, आरसीबी वाला मैच ले लो, 2 हारे हम लोग बहुत क्लोज मार्जिन से और एक जीतने से 1 रन से, एंड तीनों मैचेस में हमने 220 से ज़्यादा रन बनाए। बट तीनों मैच का एक फैक्ट बताऊँ क्या है, एंड कई लोग ने इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करके थे पंजाब वाली एनालिसिस पे मेरी, उन्होंने पूरी वीडियो देखी नहीं थी, बीच में कमेंट करना शुरू कर दिया था। ये फैक्ट है कि इन तीनों मैचेस में केकेआर ने जो टारगेट होना चाहिए था उससे 10-15 रन कम ही बनाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैटिंग को ब्लेम करो, बिकॉज रिगार्डलेस 230-240 आपको डिफेंड करनी चाहिए, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। बट ड्रेसिंग रूम में जब बातें होती हैं ना, तो अच्छी चीज़ों पे भी और अच्छा कैसे करा जा सकता था उनका क्रिटिसिज्म होता है, स्पेशली जीजे तो करता ही होगा। एंड ये एक चीज़ है, हम जिस ट्रैजेक्टरी पे जा रहे होते हैं ना बैटिंग की, उस पर फिनिश नहीं कर पाते। नॉट टू से वंस अगेन कि इन 10-15 रन की वजह से हम मैचेस हार रहे हैं ना, 250 रन बना रहे हो, 260 नहीं बने 250 बने तो भी मैच जीतना ही चाहिए था। बट दिस इज स्टिल अ वीकनेस दैट वी शुड इम्प्रूव ऑन। एंड इसका रीज़न पता है क्या है, हम मिडिल ओवर्स में उतना एक्सेलरेट नहीं कर पाते, एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न वेंकटेश अय्यर भी रहा है। नॉट दी ओनली रीज़न बट अ मेजर रीज़न देयर। डेथ ओवर्स में हम अच्छा करते हैं, पावर प्ले में तो हम अच्छा करते ही करते हैं, मिडिल ओवर्स में हमें वो ट्रैजेक्टरी मेंटेन करके रखनी है। डीसी से जो पहला मैच हुआ था जब हमने 270 क्रॉस करे थे, वो क्यों करे थे, बिकॉज मिडिल ओवर्स में भी हम लोग अनरियल बैटिंग कर रहे थे। फॉर दैट रीजन आई थिंक वेंकटेश अय्यर को मैं इस मैच में नहीं खिलाऊंगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डीसी जब भी चेस कर रही होती है ना, दे हैव नॉट बीन एज एक्सप्लोसिव एज दे हैव बीन व्हाइल बैटिंग फर्स्ट, जैसे कि एसआरएच का है। एसआरएच जितना बुरा हाल भी नहीं है बट उतना अच्छा भी नहीं जितना पहले बैटिंग करके कर रहे होते हैं। रिगार्डलेस आई थिंक केकेआर अगर पहले बैटिंग करती है, दे शुड बी टारगेटिंग अ मिनिमम ऑफ 230-240 रिगार्डलेस। हमारी बॉलिंग वैसे भी अच्छी चल नहीं रही है, हमें थोड़ा सेफ्टी नेट लेके चलना पड़ेगा। आई थिंक पहले बैटिंग आती है, मिनिमम हमारा टारगेट 230 का होना चाहिए। फिर अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए वो अलग बात है, बट दिमाग में टारगेट वैसे लेके ही होना चाहिए और उसी इंटेंट के हिसाब से मैं बैटिंग करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, 4 पेसर्स क्यों हैं, वैभव को मैं क्यों लेके आ रहा हूँ। I think it is safe to assume after the last 2 games, one against Bangalore and the other against अपना किन से मैच हारे हम लोग अभी यार, पंजाब, कि जो थर्ड स्पिनर है ना, that has been no good. As a matter of fact, people would argue कि वरुण चक्रवर्ती ने भी कुछ खास करा नहीं है,
बट अगर हम लोग 2 स्पिनर्स को रखने टीम में तो मैं चाहूँगा कि दोनों प्रॉपर स्पिनर हो। फिर मैं अनुकूल रॉय को ऐसा सेकंड स्पिनर नहीं रखना चाहता या फिर किसी और को। तो आई वुड स्टिल बैक वरुण चक्रवर्ती, बट वो 2 स्पिनर्स ही काफ़ी हैं। स्पेशली अगर आपको स्पिनर्स को डेथ ओवर्स में बॉलिंग करानी पड़ रही है, आई वुड रादर हैव अ पेसर देयर। एंड वैभव को आई थिंक ही कैन ऑफर अस अ लॉट ऑफ वैरायटी। मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कर सकता है, वो पावर प्ले में तो बॉलिंग करता ही करता है, अगर जरूरत पड़ी तो डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हो। मतलब 1 सेकंड, आई वुड रादर हैव हिम बॉल इन द लास्ट 5 ओवर्स एज अपोज टू समबडी लाइक वरुण चक्रवर्ती। एक स्पिनर को लाना सेफ नहीं है, बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है ये। सो just to add more backups in the bowling lineup, I would have a pacer, which is Vaibhav, ठीक है? And now moving towards the key battles, the 4th segment, ठीक है? मेरे यहाँ पे 5 key battles होने वाले हैं, that could be very crucial. First is Sunil Narine versus Lizard Williams, as I explained before. Sunil Narine इस IPL में it has been a revelation. He's a sensation right now. अगर सुनील नारायण पहले के 6 ओवर पूरे खेल गया तो ये अज्यूम करना सेफ है कि केकेआर 210-220 से ऊपर बनाने वाली है। एंड फॉर दैट इट इज वेरी क्रूशियल फॉर अ गाय लाइक लिजार्ड विलियम्स कि वो एक्सप्लॉइट करे नारायण की कमजोरियों को। एंड केकेआर को जो इतनी अच्छी स्टार्ट्स मिलते हुए आ रही है ना, पुट देम अंडर प्रेशर, उनके मिडिल ऑर्डर को जल्दी लेके आओ एंड फिर बोलो कि बेटा आप स्टार्टिंग से तगड़ा खेल के दिखाओ, क्योंकि मिडिल फेज में तो वैसे भी केकेआर थोड़ा स्ट्रगल करती है। अगर मिडिल ओवर्स के जो बैट्समैन होते हैं, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, इनको अगर तुम पहली बैटिंग करने के लिए लो पावर प्ले में भी, तो पावर प्ले में जो इतना ये लोग लिवरेज लेके बैटिंग करते हैं शायद वो भी कुछ हद तक रुक जाए। उसके लिए लिजार्ड विलियम्स जिस पेस के साथ, जिस बाउंस के साथ वो बॉलिंग करता है, नारायण विल हैव टू बी वेरी ऑफ हिम। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर फिल सॉल्ट डिसाइड करता है कि मैं इस पर स्ट्राइक रखूंगा। और इट इज सो फनी बिकॉज आईपीएल के स्टार्टिंग में हमारी नैरेटिव क्या होता था कि नारायण एक पिंच हिटर है जो कि सॉल्ट को प्रोटेक्ट करेगा बाय फेसिंग द टफर बॉलर्स, और फिर आउट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, सॉल्ट तो ही बैटिंग के लिए। अब उल्टा हो गया। हमने ये चीज़ पता राजस्थान के अगेंस्ट भी देखी थी, जब फिल सॉल्ट कॉन्शियसली बार ट्रेंट बोल्ट को फेस कर रहा था, नारायण को फेस नहीं करने दे रहा था, तो नारायण के स्ट्रोक्स बढ़ गए भाई। दिस कुड बी अ स्ट्रेटजी फॉर केकेआर एज वेल, बट नारायण वर्सेस लिजार्ड विलियम्स इन द पावर प्ले वुड बी अ ग्रेट बैटल टू सी। नेक्स्ट इज श्रेयस अय्यर वर्सेस कुलदीप यादव। श्रेयस अय्यर को अगर अपना फॉर्म कंटिन्यू करना है, जो कि पिछले मैच में थोड़ा बहुत दिखाया है, मिडिल ओवर्स में हमने नोटिस करा है 6 से 10 ओवर के बीच में डीसी हमेशा अक्षर पटेल और कुलदीप यादव से बॉलिंग कराती है। कुलदीप यादव हैज बीन देयर स्ट्राइक बॉलर, ही वुड लुक टू अनाइलेट श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ऑन द अदर हैंड स्पिन होकर बॉल अंदर आई कुलदीप यादव की, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है विद द टर्न। जो भी बंदा ये बैटल जीतेगा मिडिल ओवर्स में, अगर केकेआर को अपनी ट्रैजेक्टरी अच्छी रखनी है, उसके लिए ये बैटल श्रेयस अय्यर का जीतना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर कुलदीप यादव चुपचाप 3-4 ओवर निकाल देगा अपने, साइलेंटली एंड रन रेट एकदम से डेड हो जाएगी। सो आई थिंक श्रेयस अय्यर विल बी दैट गाय हु शुड बी टेकिंग द चार्ज अगेंस्ट कुलदीप यादव, एंड ऑन द अदर हैंड कुलदीप यादव विल हैव अ ग्रेट चांस ऑफ गेटिंग श्रेयस अय्यर आउट वेरी अर्ली। नेक्स्ट वन इज मैकगर्क वर्सेस चमीरा। कई लोग कहेंगे चमीरा को बेंच कर देना चाहिए क्या? आई वॉज सो सैड टू सी सो मेनी केकेआर फैंस जो कि एक मैच के बाद ही चमीरा को गाली देने लग गए एंड कह रहे थे कि अब स्टार्क की कमी महसूस हो रही है। भाई क्या तुमने फ्यूचर देखा है या फिर कोई ऑल्टरनेट टाइमलाइन देखी है जहाँ पे स्टार्क उस मैच में बॉलिंग कर रहा था पंजाब के अगेंस्ट और उसमें केकेआर जीत गई थी? तुम्हारा ये कहना है कि स्टार्क होता तो केकेआर मैच जीत जाती, उसकी पॉसिबिलिटी उतनी ही है कि अगर मैं कह दूं कि स्टार्क होता तो मैच और जल्दी खत्म हो जाता। इट इज़ अ वॉट इफ सिनारियो, तो प्रोबेबिलिटी 50-50 ही है। तो चमीरा को सिर्फ चमीरा वॉज पैथेटिक इन द पंजाब गेम, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट सिर्फ एक मैच के बाद जज करना कितना अनफेयर है, एंड आई डोंट थिंक गौतम गंभीर करेगा भी अनलेस स्टार्क इज फिट अगेन। आई डोंट सी चमीरा बीइंग बेंच्ड, एंड अगर चमीरा खेलेगा तो पावर प्ले में बॉलिंग करेगा ही करेगा। मैकगर्क जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, हम ट्रैविस हेड को बहुत ज़्यादा फैन बॉय सब बन रहे हैं उसके, बट एकदम अंडररेटेड जा रहे हैं सब फ्रेजर मैकगर्क, एंड आई थिंक थोड़ी अप्रिसिएशन उसको मिलनी शुरू हुई आफ्टर द मुंबई गेम। यहाँ अगर नारायण और फिल सॉल्ट है तो वहाँ पे मैकगर्क भी है भाई, मैकगर्क भी इक्वली थोड़ा ही कर सकता है, एंड चमीरा को लेना पड़ेगा भाई विकेट वहाँ पे अगर केकेआर को इंश्योर करना है कि डीसी दे डोंट गो ऑफ विद द फ्लायर, बिकॉज अगर मैकगर्क ने उतना रन मार दिया ना फिर वो 220-230 वाली परस्यूट पे पड़ जाएगी डीसी दोबारा, तो ये रोकना बहुत ज़रूरी रहेगा पावर प्ले के अंदर। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी ऋषभ पंत एंड ट्रिस्टन स्टब्स वर्सेस सुनील नारायण इन द मिडिल ओवर्स। ट्रिस्टन स्टब्स एंड ऋषभ पंत ये दोनों भी ना, मतलब आई वुड से 3 बैट्समैन हैं दिल्ली में जो कि बहुत तगड़े फॉर्म में अभी, मैकगर्क, स्टब्स एंड पंत। एक बंदा तो ओपनिंग करता है तो उसको हटा दो, मिडिल ओवर्स में कौन आएगा? पंत और स्टब्स ही आएंगे।
बाकी क्वाइट फ्रैंकली बहुत ज़्यादा कोई फायर पावर है नहीं, कुमार कुशाग्र होगा, अक्षर पटेल होगा, मतलब इनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे इतना ज़्यादा। तो आई थिंक मिडिल ओवर्स में अगर डीसी को वन सेकेंड जस्ट लाइक केकेआर अगर 250 रन बनाने 240 बनाने तो मिडिल ओवर्स का फेस डोमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज केकेआर के पास एटलीस्ट ये लग्जरी है कि उनके पास फिनिशर्स बहुत तगड़े हैं, रसल वगैरह जैसे। इनके पास वो लग्जरी नहीं है, इनके पास ना ही डेप्थ है, और नंबर 7 पे और नंबर 6 पे अक्षर पटेल और कुमार कुशाग्र हैं, तो दे आर नॉट द बेस्ट फिनिशर्स आउट देयर। एंड फॉर दैट ऋषभ पंत और स्टब्स को एंड तक खेलना बहुत ज़रूरी है, बट ऑल्सो मेंटेन द फैक्ट की रन रेट अच्छी रहनी चाहिए। एंड सुनील नारायण हैज़ बीन ग्रेट यार, मतलब पंजाब वाले मैच में सिर्फ 22-24 रन दिए थे उसने। तो ये बैटल भी एकदम हेड टू हेड आ रहा है, दोनों में से जो सर्वाइव कर जाएगा दिल्ली की बैटिंग के टाइम पे उतने ही रन डिसाइड हो जाएंगे कितने बनने वाले हैं। एंड लास्टली रिंकू वर्सेस रसिक, ये शायद हो सकता है ये बैटल, ये मतलब फॉर श्योर शॉट नहीं है, गारंटीड नहीं है कि ये बैटल होगा ही होगा। आई थिंक ये हो सकता है, क्यों, रसिक दर अगर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे फॉर श्योर डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा वो। मुंबई वाले मैच में भी उसने सेकंड लास्ट ओवर डाला था एंड ही हैज़ बीन गुड एक्चुअली। ऑन द अदर हैंड आई होप रिंकू ऊपर बैटिंग करने आएगा इस मैच में, एंड अगर बैटिंग करेगा ही विल हैव टू फेस रसिक दर, एंड रसिक दर कितना भी कह लो ही विल बी वन ऑफ द ईजियर एक्सप्लॉइट्स इन द लास्ट 5 ओवर्स। बाकी बॉलर्स हैं वो उससे फिर भी बेटर ही हैं इन क्वालिटी, बट रसिक दर को क्योंकि लोग टारगेट करते हैं तो उसको विकेट भी मिल जाता है, बट वो एक्सपेंसिव भी होता है एट द सेम टाइम। तो रिंकू इस बैलेंस को कैसे स्ट्राइक ऑफ करेगा, नॉट लूजिंग हिज विकेट बट स्टिल डोमिनेटिंग रसिक दर, काफ़ी लोग फेल करें इस चीज़ पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा इन डिसाइडिंग कि केकेआर अल्टीमेटली कितने रनों पे फिनिश करती है। शायद यही वो डिफरेंस हो सकता है बिटवीन 230 एंड 250। तो ये देखने में बहुत मजा आएगा। रसल के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि रसल को आई वुड नॉट वांट हिम टू बैट अबव रिंकू सिंह हियर, बिकॉज रसल को भी हमने ऑफ लेट नोटिस करा है कि अगर वो ऊपर बैटिंग करने के लिए आता है ना, ही वेट्स आउट टिल द 16th ओवर, जब तक वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट नहीं ले लेते, जानबूझ के उससे पहले आराम से खेल रहा होता है, सोचता है कि मैं डीप लेके जाऊंगा गेम। इससे बेटर कि रसल को आखिर के 5 ओवर में ही भेजो and then just ask him to go all out. It's better for the team in my opinion right now. And so Rinko should play above. Moving on to the last segment, which is the predictions. As I started this segment, जो जिसे मैंने कही थी full circle लेके मैं वापस वहीं पे आऊँगा. This is one of the most uncertain games that I'll have to predict because जैसे कि मैंने जो narratives वाला point था ना वो explain किया था, दोनों टीम्स की बैटिंग बहुत तगड़ी चल रही है अभी, कोई डाउट नहीं है, बट दोनों टीम्स की बॉलिंग बहुत घटिया है इस वक्त। एंड सिर्फ 5% आई वुड से बेटर है दिल्ली की बॉलिंग, बिकॉज अगर केकेआर 250 बनाने के बाद उसको चेस करवा दे रही है जस्ट, तो दिल्ली 250 बनाने के बाद 5-6 रन से जीत तो जा रही है, एंड सिर्फ उतना ही मार्जिन है इन दोनों टीम्स में, और कोई मार्जिन है नहीं। बैटिंग इज ऑलमोस्ट ऑन पार विद ईच अदर, एंड जब मार्जिन इतना छोटा हो जाता है ना, तो फिर टॉस का फैक्टर भी गेम में आ जाता है, और इसीलिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो जब लास्ट टाइम ये दोनों टीम्स मिली थी तो केकेआर ने पहले बैटिंग करके भी इनकी पिटाई करी थी, एंड आई एम श्योर केकेआर टॉस जीत के इस बार बॉलिंग करना चाहेगी। प्लस केकेआर सेकंड पे, दिल्ली मिड टेबल पे, प्लस केकेआर घर पे खेल रही है। ऑल्दो केकेआर का घर पे खेलना बहुत सक्सेसफुल रहा नहीं है, उसका भी रीज़न ये कि वो टॉस हारते जा रहे हैं। पहले बार जब केकेआर गेम पे घर पे खेली थी अगेंस्ट एसआरएच, तो टॉस नहीं, तब भी शायद टॉस हार गई थी। हाँ भाई, केकेआर टॉस जीती नहीं थी घर पे यार, शिट, ये तो मैं भूल ही गया। तो आई थिंक टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा है, एंड I think if KKR is chasing, they have a chance of winning this game. However, a lot of people are forgetting, अभी DC ने 1-2 मैचेस अच्छे जीते हैं अगेंस्ट बिग टीम्स लाइक मुंबई इंडियंस। लास्ट टाइम KKR को खेलने से पहले भी वो चेन्नई को हरा के आ रहे थे, तो दोनों टाइम उनका जो क्या कहते हैं मोमेंटम था वो अच्छा ही था दोनों टाइम पे, फिर भी KKR ने उनको वैसे हराया था। आई थिंक इस बार उतना आसान नहीं होने वाला, एंड अगर DC जो है अपने मन मुताबिक डिसीजन लेती है टॉस पे, मैं ये नहीं कहूँगा बैटिंग कर रही है चेस कर रही है, अपने मर्जी के हिसाब से लेती है, तो आई थिंक शायद DC के पास थोड़ा एज तो रहेगा, स्पेशली अगर केकेआर पहले बैटिंग कर रही है, तो मुझे लगता है केकेआर का थोड़ा सा मतलब ये चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। इन सेइंग दैट आई एम गोइंग टू बैक केकेआर। आई थिंक कि केकेआर ने जितना भी गंदा खेला वो इतना गंदा नहीं खेला कि 2 मैचेस लगातार अभी तक हारी है, एंड DC कितना भी अच्छा कर ले ऑन पेपर दे आर स्टिल इन्फीरियर टू KKR। सो जस्ट ऑन प्योर फैक्ट्स आई वुड बैक KKR टू विन दिस गेम, बट आई वुड फिनिश बाय सेइंग कि भाई DC का बहुत तगड़ा चांस है मैच जीतने का, बहुत ज़्यादा तगड़ा चांस है। डोंट बी सरप्राइज अगर DC मैच जीत जाए तो। आई थिंक इट इज़ प्रॉब्ली 51 टुवर्ड्स KKR एंड 49 टुवर्ड्स DC, इतना थिन मार्जिन में दूंगा। सो लेट्स सी क्या होता है ऑन दैट नोट।
I'll end today's podcast. Hope you all liked it. काफ़ी कुछ मैचेस हमने कवर करे हैं, सबसे सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा, आई एम श्योर. सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और जो अगला पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इसको भी देखिए. एंड उससे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा.